CH-171 नूर का इजहार। खालिद और नूर अभी भी सोफे पर बैठे थे। उसने अपनी सारी कहानी जुबिन उसे सुना दी थी। बीच बीच में ना जाने कितनी बार उसकी जबान लड़खड़ाई भी थी, जिसे नूर ने परखा भी था और समझा भी था। वो खुद उसे यूं टूटा हुआ देख जैसे तड़प उठी थी। हाँ, टूटा हुआ ही तो था वो। दोस्ती में मिले जख्म, मोहब्बत में मिले जख्मों से हर मायने में गहरे होते, इसलिए वो अगर भर भी जाए तो निशान छोड़ ही जाते हैं। सरफराज ए धोखे का भी कुछ यूं असर हुआ खालिद पर कि वो कभी फिर किसी के लिए ना तो दोस्ती का हाथ बढ़ा पाया और ना ही किसी का हाथ थाम पाया। वो खामोशी से अपनी बात खत्म कर सामने छाए उस अंधेरे को देख रहा था और नूर उसे वो समझ रही थी कि इस वक्त खालिद ठीक नहीं है। अपने जख्मों को किसी के सामने जाहिर करना मतलब उन पर नमक छिड़कने जैसा होता है। इतना आसान तो नहीं। पुरानी चीजें और पुराने रिश्तों को याद करना, चाहे वक्त कितना भी बीत जाए, जख्म तो कभी कभी रह ही जाते हैं। नूर उसके हाथ पर हाथ रखकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए बेहद नरमी से पूछती है, ठीक है आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बात सुनकर खालिद नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी बेचैनी अपने आप खत्म होने लगती है और सुकून अपनी जगह बना लेता है। नूर की मौजूदगी ही तो मरहम था उसका। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आप पहलू में बैठी हो और मैं ठीक ना हूँ, यह मुमकिन है? खैर, अब रात काफ़ी हो गई है, चलिए सोने का वक्त हो रहा है। इतना कहकर वो उठता है और नूर का हाथ भी पकड़कर उसे अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगता है। पर नूर की नज़रें उसी पर थी। वो समझ रही थी कि खालिद ठीक नहीं है। वो उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है और अब उसे सुलझाना भी है और समेटना भी है। यह एहसास होते ही उसके बढ़ते कदम ठहर जाते हैं और उसे यूं रुकता देख खालिद पीछे पलटकर उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, आप ठीक नहीं हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ आपको। आप तकलीफ में हैं खालिद। उसके मुंह से खालिद सुनकर वो जरा ठिठका था। वो उसे कम ही नाम से पुकारी थी और आज उसने पुकारा था खालिद को अपने नाम से। हर बार मोहब्बत होती थी जब उसका नाम नूर के लबों को छूकर गुजरता था। खालिद कुछ कहता उससे पहले ही नूर उसके चेहरे को अपने हाथों से थामकर बेहतर मोहब्बत से कहती है, मुझे पता है माजी ने आपको दर्द दिया है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ आपका आज और आपका मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ आपकी हिफाजत करने के लिए खड़ी रहूंगी। जब भी आपके कदम डगमगाएंगे मैं आपको संभालने के लिए खड़ी रहूंगी। जिस तरह आप मेरे लिए इस दुनिया से लड़ सकते हैं, उसी तरह मैं भी आपके लिए इस पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा अब किसी की अहमियत नहीं है। आपके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान तक कुर्बान करने की हिम्मत करती हूँ मैं। मुझे पता है जो बीत गया वो तकलीफ देता है, पर हम ना तो अपने कल को बदल सकते हैं और ना ही उन जख्मों को मिटा सकते हैं, पर अपने आने वाले मुस्तकबिल की डोर हमारे हाथ में ही रहती है और उसे हम ज़रूर संवार सकते हैं। इतना कहकर वो कुछ पल रुक कर फिर आगे कहती है, आज तक आप मेरी ढाल बनते आए हैं, पर अब मेरी बारी है। जैसे आप मेरे मुहाफिज हैं, उसी तरह मैं भी आपकी मुहाफिज बनकर आपको हर बला से बचाऊंगी। मेरी दुआएं आपके आगे आने वाले हर खतरे और आपके बीच आकर खड़ी मिलेंगी। आपको मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, इस जिंदगी में भी और इसके बाद वाली जिंदगी में भी। मेरी वफा और मोहब्बत आपको हमेशा हर दर्द हर तकलीफ से महसूस रखेंगी, होने वाले CM साहब। इतना कहकर वो आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपने नर्म होंठ रख देती है। वहीं खालिद तो सुन रह गया था, जैसे मोहब्बत यही कहा था ना उसने? क्या वो वाकई उससे मोहब्बत करती हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। खालिद के जहन में बस उसके शब्द गूंज रहे थे। वो ये जानता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो नूर के नज़दीक बढ़ रहा है। जिस्मानी तौर पर तो वो बहुत पहले ही एक हो चुके थे, पर रूहानी तौर पर एक होने में अभी वक्त था। लेकिन आज नूर के अल्फाजों ने जैसे उसके सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया था। अनाया ही उसकी आंखें बंद होती है और कुछ आंसू उसकी आंखों से अपने आप बहने लगते हैं। हाँ, वो रो रहा था। खालिद अहमद दुर्रानी रो रहा था। कौन कहता है मर्द नहीं रोते? अगर अपनी पसंदीदा औरत का पहलू मिले तो वो रोते भी हैं, सिसकते भी हैं और बिखरते भी हैं। नूर बेहद प्यार से उसे चूम रही थी, जैसे उसे एहसास करा रही हों कि वो है उसके पास और हमेशा रहेंगी उसकी बनकर। खालिद भी अब उसकी किस में पिघल रहा था। वो उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक खींचता है और उसे बेहद पेशन के साथ किस करने लगता है। जहां नूर की किस सोफर थी, वहीं खालिद की किस बेहद रफ और डोमिनेटिंग थी। वो उसे ऐसे चूम रहा था जैसे उसे एहसास करा रहा हो कि उसका वजूद नूर के बगैर अधूरा है। वो उसे लगातार चूमे जा रहा था। वो किस नूर ने शुरू की थी, उसका कंट्रोल अब खालिद के पास था और नूर की सांसें उखड़ने लगी थी, पर खालिद को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ना जाने क्या था नूर में कि वो चाहकर भी खुद को ना रोक पाता था और ना ही उसे रेजिस्ट कर पाता था। शी इज़ लाइक अ ड्रग टू हिम, जिसे देखने भर से वो अपना कंट्रोल खोने लगता था। और आज भी यही हो रहा था। पर जब नूर की सांसें थमने लगती हैं वो उसे छोड़ता है और नूर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, जिन्हें देखकर खालिद उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शांत करता है। कुछ देर बाद जब वो शांत होती है तो खालिद उसे खुद से दूर कर उसकी गहरी साहिर आंखों में देखकर कहता है, मोहब्बत करती हो मुझसे? नूर हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ बहुत। कब हुई पता नहीं, बस होती चली गई और मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जिस शख्स से अपने वजूद से भी ज्यादा नफरत थी, उसी शख्स से अब अपने वजूद से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। कई बार कोशिश की कि रोक लूं खुद को, पर नहीं रोक पाई। मुझे पता ही नहीं चला कि अब आप अनजान से खास बनते चले गए और आपसे मोहब्बत कर बैठी, वो भी इस हद तक। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी और खालिद की भी ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, शुक्रिया हूर, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मुझसे मोहब्बत करने के लिए, शुक्रिया मुझे मुकम्मल करने के लिए। कहते कहते उसकी आवाज़ ज़रा लड़खड़ाई थी। कुछ देर में वो उससे दूर होता है और उसे अचानक से गोद में उठाकर मुस्कराते हुए उसे देखकर अपनी आंखों में खुमारी लिए कहता है, बेगम आज आपके शौहर को आपकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर नूर के गाल अपने आप सुर्ख हो जाते हैं और वो अपना चेहरा उसके सीने से छिपा लेती है।
वही खालिद उसे लेकर बेड के पास जाता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर एक बार फिर अपने होंठ रख लेता है और बेतहाशा उसे चूमने लगता है। उसकी किस में इतनी डोमिनेंस थी कि नूर चाहकर भी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। जब नूर की सांसें उखड़ने लगती हैं तो खालिद उससे जरा दूर होकर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख देता है और गर्दन से होते हुए उसके सीने की तरफ अपने निशान छोड़ने लगता है। चूमते चूमते वो बीच बीच में उसे काट रहा था, जिस पर बार बार नूर की सिसकियां और आहें निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए कहती है, काटिए मत, निशान बनते हैं। उसकी बात सुनकर खालिद हल्का सा उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालकर उसे देखते हुए शौकी से कहता है, आप मेरी हैं, इसका पता जमाने को भी तो चलना चाहिए। इतना कहकर वो इस बार उसके सीने पर अपने दांत गड़ाता है तो नूर की एक चीख निकल जाती है, पर अगले ही पल वो उससे दूर होकर उसे बेहद सडक्टिव आंखों से देखते हुए अपना कुर्ता अपने बदन से अलग करता है और वापस बेड पर लेटकर उसे एक झटके से अपने ऊपर लाकर उसे होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे फिर से चूमते हुए उसके कुर्ते में लगे उसकी जिप को खोलकर आहिस्ता से उसके बदन से अलग कर देता है। अब वो उसके सामने सिर्फ इनम में थी जो खालिद को और खूंखार बना रही थी। वो वापस उसे घुमाकर अपने नीचे करता है और उसके ऊपर आकर अपना एक हाथ उसकी कमर पर फहराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन पर चुमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, गर्दन, सीना और फिर कमर पर अपने निशान छोड़ते हुए वो उसे हर हक से अपना बनाना चाहता था जैसे। तभी नूर, जिसका अपनी सांसों तक पर कंट्रोल नहीं था, बड़ी मुश्किल से कहती है, प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर खालिद हाथ बढ़ाकर साइड लैंप बंद कर देता है और कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। कुछ ही देर में फर्श पर दोनों के कपड़े पड़े थे और सिसकियों का शोर सब जगह सुनाई दे रहा था। एक बार वो फिर एक हुए थे, पर इस बार बात अलग थी क्योंकि इस बार दोनों तरफ इजहार था। CH-172 मलिहा का जाना अगली सुबह पर्दों से छनती हुई धूप जब नूर के चेहरे पर पड़ी तो कसमसाते हुए उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ, जिसे देखकर वो हल्का सा चेहरा घुमाकर देखती है तो खालिद पेट के बल लेटा गहरी नींद में थी। उसने कोई भी टी शर्ट नहीं पहनी थी और उसकी पीठ पर बने वो नाखूनों के निशान कल रात की शोखी को बयां कर रहे थे, जिन्हें याद कर नूर के गाल अपने आप सुर्ख होने लग जाते हैं। वो नजरें उसकी पुष्ट से घुमाकर उसके चेहरे पर देखती है तो वो गहरी नींद में था। मासूम सा चेहरा जिस पर इस वक्त कोई सख्ती नहीं थी, माथे पर आते बाल को यकीनन मेल पीक ब्यूटी की डेफिनेशन था। कुछ पल तो नूर की आंखें उस पर ठहरी हुई थी, तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है। वो उस पर देखती है तो सुबह के 9 बजने ही वाले थे। ये देखकर वो चौंकते हुए एक झटके से उठती है, पर यूं अचानक से उठने पर उसके बदन में एक तेज दर्द की लहर गुजर जाती है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। कल रात खालिद किसी जानवर की तरफ चढ़ गया था, उस पर जिसकी गवाही उसके शरीर पर बने वो निशान और बदन में मौजूद दर्द साफ साफ दे रहा था। वो खामोशी से उठकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए खड़ी होती है। इस वक्त उसने सिर्फ खालिद की एक वाइट शर्ट पहन रखी थी, जो यकीनन उसे खुद खालिद ने ही पहनाई थी क्योंकि उसे ये पहनना याद ही नहीं था। वो किसी तरह खुद को संभालकर अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और करीब आधे घंटे बाद बाहर आती है तो उसने एक पीले रंग का फरोक सूट पहन रखा था, जिसके साथ एक प्लाजो भी था। वो एक नज़र घड़ी हो देखती है तो उसकी आंखें जरा घबरा उठती है और वो अपने बालों को ड्राई से जल्दी जल्दी सुखाते हुए बड़बड़ा कर कहती हैं, या अल्लाह, लगता है आज तो सबके सवालों ने घेर लेना है मुझे। इतना कहकर वो जल्दी से बाल सुखाकर दुपट्टा ठीक से ओढ़कर वहां से चली जाती है। खालिद अभी भी गहरी नींद में ही था, उसे आज बरसों बाद नींद कुछ अजीज हुई थी। इधर नूर नीचे आती है तो सब हॉल में ही बैठे थे और उसे आता देख फातिमा जी फिक्र के साथ कहती है, नूर बेटा आज देर हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह। सब ठीक है ना? और खालिद कहाँ है? नाश्ता नहीं करना उसे? उनकी बात सुनकर नूर को समझ नहीं आता वो क्या कहें, पर फिर कुछ सोचकर वो जरा झिझकते हुए कहती है, अम्मी वो कल की थकान थी तो इसलिए आंख नहीं खुली और यह सो रहे हैं। कल वापस आकर किसी मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, फिर अभी सुबह ही सोए। उसने बेहद सफाई से झूठ बोला जिसे कोई पकड़ भी नहीं पाया क्योंकि खालिद की शख्सियत थी ही ऐसी, सिर्फ काम काम और काम। फातिमा जी नागवारी में सिर हिलाकर, या अल्लाह क्या करूं इसका। खैर हम सब ने तो नाश्ता कर लिया है, दरअसल मलिहा घर जा रही है ना आज, तो बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाह रही थी। उनकी बात सुनकर नूर की नज़रें मलिहा की तरफ जाती है जो जाने के लिए पूरी तैयार थी। उस आसमानी रंग के सूट में उसका ट्रॉली बैग भी वही रखा था। ये देखकर नूर उसकी तरफ बढ़ती है और उसके गले गलते हुए हल्की मायूसी से कहती है, थोड़ा और नहीं रुक सकती क्या? मलिहा उससे जरा दूर होकर नम आंखों से, काश रुक पाती, पर तुम्हें भी आना है 4 दिन बाद, याद है ना? 1 हफ्ते बाद निकाह है मेरा और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आना। इतना कहकर वो बाकी सबकी तरह देखते हुए कहती है, आप सबको भी ज़रूर आना है क्योंकि आप सबसे बिना मेरा निकाह अधूरा होगा। ये कहते वक्त उसकी नज़र अनाया ही सलमान पर जाती है जो वहीं लास्ट में खड़ा था और बिना किसी भाव के एकटक मलिहा को ही देख रहा था और उस पर नज़रें पड़ते ही अनाया ही मलिहा को खुद का वजूद कमज़ोर होने लगता है। वो तुरंत उस पर से नज़रें हटाकर वापस नूर की तरफ देखती है, तभी अनहार और आरजू आगे आकर उसके गले लगते हैं। ये देखकर मलिहा भी ज़रा इमोशनल होती है। अनहार आप थोड़ा और रुकती ना मलिहा बाजी? उसकी बात सुनकर मलिहा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम आना मेरे घर, मेरी शादी में थोड़ा मज़ा तो वहाँ भी होना चाहिए। उसकी बात सुनकर आरजू उसे साइड हक करते हुए कहती है, बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदर जी अनहार की तरह देखते हुए, बेटा जफ़र कहाँ है? वो छोड़ आएगा मलिहा को, बच्ची अकेले कैसे जाएंगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उनकी बात सुनकर अनहार कहती है, बाबा साहिब वो घर पर नहीं है, जारून भाई के साथ कहीं गए हैं। उनकी बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले ही सलमान जो खामोशी से अभी तक एकटक मलिहा को देख रहा था कहता है, मैं छोड़ दूंगा बाबा साहिब। इतना कहकर वो मलिहा का ट्रॉली बैग अपने हाथ में लेकर मलिहा की तरफ देखकर कहता है, चलिए बाहर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और मलिहा भी सबसे एक आखिरी बार मिलकर वहाँ से उसके पीछे निकल जाती है।
मलिहा बाहर आती है तो उसकी नज़र सलमान पर जाती है जो उसका सामान डिक्की में रख रहा था। वो धीमे कदमों के साथ उसके पास जाती है तो सलमान एक नज़र उसे देखकर नज़रें उस पर से फेरते हुए कहता है, बैठिए, देर हो रही है। इतना कहकर वो कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा करता है तो वो चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, पर उसका लंबे से दुपट्टे का एक ज़रा ज़मीन को छू रहा था। ये देखकर सलमान झुककर उसका दुपट्टा उठाकर उसकी गोद में रखते हुए कहता है, खुद पर ज़रा ध्यान दिया कीजिए। इतना कहकर वो उसे एक नज़र देखकर दरवाज़ा बंद करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। और लिलियाना कुछ कह ही नहीं पाती। सलमान अगले ही पल कार स्टार्ट करता है और उनकी कार सड़कों पर दौड़ उठती है। कार में खामोशी थी जिसे तोड़ते हुए मलिहा कुछ सोचकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप अभी भी नाराज़ ही रहेंगे? अब तो जा रही हूँ मैं, माफ़ कर दीजिए, इसके बाद शायद ठीक से मुलाकात तक ना हो पाए। उसकी बात सुनकर सलमान की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर जरा कसती है, पर वो बिना उसकी तरफ देखे कहता है, मैंने पहले भी कहा है आपसे, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपको सिर्फ गलतफहमी है। मलिहा, आप फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो आप मुझसे इतने अच्छे से बात करते थे और अब देखते तक नहीं है मेरी तरफ, ऊपर से मुझे ब्लॉक और कर रखा है, वजह जान सकती हूँ? उसकी बात सुनकर सलमान जरा सख्ती से कहता है, आपको मेरी मदद की ज़रूरत थी, मैंने मदद की, अब ऐसा तो है नहीं आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप ये सब सोचना बंद कीजिए ज़रा। इतना कहकर वो एक टर्न लेता है। वही मलिहा का दिल उसकी बात पर दुखा था, पर वो उसके बाद कुछ नहीं कहती और दोनों में ही खामोशी छा जाती है। करीब आधे घंटे बाद सलमान की कार उसी गली के आगे रुकती है जहां से उसने पहले उसे पिक किया था, और कार रुकते ही मलिहा तुरंत कार से उतर जाती है। इसमें उसकी नाराज़गी थी शायद, जिसे सलमान समझ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो खुद भी कार से उतरकर उसका बैग कार से निकालता है तो मलिहा भी अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है, पर फिर कुछ सोचकर उसकी तरफ पलटते हुए कहती है, मेरे निकाह में ज़रूर आएगा आपके लिए, मैं दोस्त ना हूं पर मेरे लिए आप दोस्त ज़रूर हैं, इंतजार रहेगा आपका। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और सलमान तो जैसे जमसा रह जाता है। आज एक बार वो फिर टूटा था, वो नमक आंखों से उसे जाता हुआ देख रहा था, वो थम गया था एक बार फिर। CH 173 सलमान जाएगा मलिहा के घर। कुछ दिन यूं ही आपस में बीत गए, पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीता। इन दिनों खालिद बहुत बिजी था, इलेक्शन शुरू हो गए थे और आने वाला पूरा महीना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था। आज वो पूरे 2 दिन बाद घर आया था और फिलहाल तैयार हो रहा था क्योंकि उसे दिल्ली के लिए निकलना था। वहाँ कुछ मीडिया कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज थे जिससे फ्री होकर वो कल शाम ही आने वाला था। वो आईने के सामने खड़ा अपने कुर्ते का कॉलर ठीक कर रहा था जिसे नूर वही सोफे पर बैठी देख रही थी, वो भी गुस्से में अपने फूले हुए गालों के साथ। दरअसल मसला ये था कि आज नूर आरजू और अनहार के साथ मलिहा के घर जाने वाली थी, क्योंकि वही मेहंदी थी और कल रात निकाह तबीयत नासाज होने की वजह से खालिद ने उसे हल्दी में जाने ही नहीं दिया, जिस पर मलिहा भी उससे रूठी बैठी थी। पर यहाँ मसला ये था कि नूर चाहती थी कि खालिद भी उसके साथ जाए, पर खालिद को अपनी कॉन्फ्रेंसेस की वजह से अर्जेंट दिल्ली जाना पड़ रहा था, इसलिए उस सादे से पिंक सूट में वो गुस्से में बैठी उसे लगातार पिछले आधे घंटे से घूर रही थी, जब से उसने उसके साथ चलने के लिए मना किया था। खालिद का ध्यान भले ही तैयार होने पर था, पर नज़रें बाकायदा आईने से ही नूर पर बरकरार थी जो रूठ कर बैठी हुई थी। दिल तो उसका भी नहीं था उसे छोड़कर जाने का, पर कुछ फ़र्ज दिल के सुकून से ऊपर होते हैं। इसलिए यही सब सोचते हुए वो अपनी घड़ी पहनकर पलटते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसकी नज़रें खुद पर देखकर नूर भी गुस्से और नाराज़गी में अपना चेहरा फेर लेती है, जैसे बता रही हो कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और ये देखकर खालिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे सबसे प्यारी तभी लगती थी जब वो उससे जिद करती थी। कुछ सोचकर खालिद नूर की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास उसके घुटनों में बैठते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेहद प्यार से कहता है, अब देखेंगी भी नहीं अपने शौहर की तरफ? उसने अपने शौहर पर जरा जोर देते हुए कहा था, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो उस पर कितना हक रखती हैं। पर आज नूर भी गुस्से में थी, इसलिए बिना उसकी तरफ नजरें किए ही सख्ती से कहती हैं, आपको फ़र्क कहाँ पड़ता है मेरे देखने या ना देखने से? और आपको ये तो याद है कि आप मेरे शौहर हैं, पर लगता है ये भूल गए हैं आपकी मैं आपकी बीवी हूँ और आप पर कुछ हक भी रखती हूँ। उसकी बात सुनकर खालिद उसके चेहरे को बड़े प्यार से थामते हुए अपनी तरफ घुमाकर कहता है, ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि मुझ पर आपका हक सबसे ज़्यादा है, मेरे खुद के हक से भी ज़्यादा। पर कुछ फ़र्ज हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें खुद से भी पहले रखना होता है। आज ऐसे ही एक फ़र्ज के लिए मुझे जाना पड़ेगा, पर आई प्रॉमिस कल निकाह तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर आपके साथ आरजू और अनहार भी तो जा रही है ना? और फिर थोड़े वक्त की ही बात है, मेरा वादा है कल तैयार होकर आपको सबसे पहले मैं ही देखूंगा। अब तो मान जाइए, क्योंकि आप इजाज़त नहीं देंगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। उसने उसे प्यार से मनाते हुए कहा, जिस पर नूर जो अभी तक बड़ी मुश्किल से खुद को समेटे बैठी थी नजरें घुमाकर नमक आंखों से उसे देखते हुए कहती है, क्या जाना जरूरी है? कोई और भी तो जा सकता है। आप पहले ही इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, 2 दिन से रेलियो में बिजी थे आप, पर सुकून था कि यही मौजूद हैं आप, लेकिन अब तो आप जानते की बात कर रहे हैं, वो भी इतना दूर दूसरे शहर में कैसे रहूंगी? चाहे 1000 लोग हो मेरे आसपास, लेकिन आपकी मौजूदगी सबसे ज़रूरी है मेरे लिए। इतना कहकर वो उसके गले लगा लेती है। ये देखकर खालिद भी उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए बेहद प्यार से कहता है, बेगम आपसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है हूर, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। वहाँ मेरे लोग भी तो अपने परिवार को छोड़कर वहाँ मौजूद हैं, ऐसे में उनका लीडर होकर भी अगर मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो लोग क्या कहेंगे? आपको अच्छा लगेगा लोग आपके शौहर पर उंगली उठाए? मुझे तो लोगों से कोई फर्क कभी पड़ा ही नहीं, पर बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरा एक एक एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है यह आप जानती हैं। आई रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल पार्टी थिंकिंग अ रेवोल्यूशन। इस वक्त अगर मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाना होगा नाहूर, वरना मैं एक लीडर कैसे कहलाऊंगा? उसने बेहद सादगी से उसे बात समझाने की कोशिश की, जिस पर नूर कुछ पल खामोश रही। उसका मन नहीं था उसे भेजने का, पर कुछ जिम्मेदारियां थी जो ज्यादा जरूरी थी। यही सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छे से जाइएगा और मुझे जाते ही सबसे पहले फ़ोन करना, और सबसे ज़रूरी टाइम पर खाना खाना, यह नहीं कि लोगों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाए। बता रही हूँ, अगर मुझे पता चला कि आपने खाना स्किप किया तो बात नहीं करूंगी।
आपसे। इतना कहकर वो आगे बढ़कर बेहद प्यार से उसके माथे पर अपने लब रखकर एहतराम से चूमती है और हल्का सा दूर होकर मुस्कुराते हुए कहती है, ख्याल रखिएगा। खालिद उसका सिर सहलाते हुए, और आप भी, अगर आपको कुछ भी होता है तो तकलीफ मुझे होती है, जानते हैं ना आप। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उसे एक नज़र देखता है, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, आ जाओ। उसकी इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुलता है और सलमान अंदर आता है, जिसे खालिद ने ही बुलाया था। अंदर आते ही उसकी नज़र खालिद पर जाती है, जो फर्श पर घुटने के बल बैठा था, और उसे इस तरह देखकर सलमान के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। अब तक उसे क्या पूरी हवेली के हर फर्द को पता था खालिद नूर से कितनी मोहब्बत करता है। उसके एक्शन नूर की मौजूदगी पर बदलते थे। वो जितना बाकी सबके साथ सख्त था, उतना ही नूर के आने नम पड़ जाता था। सलमान को देखकर खालिद अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके साथ ही नूर भी अपना दुपट्टा संभालते हुए खड़ी होती है। अब भाई शौहर को सबसे सामने पैरों में तो बिठाएगी नहीं। सलमान भाई, आपने बुलाया था, कोई काम? खालिद उसके सवाल पर कुछ पल खामोश रह एकटक उसे देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ बुलाया भी है और काम भी है। मैं जफ़र के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। फरीद और ज़ारून यहाँ का काम संभालेंगे, इसलिए तू यहूर, आरजू और अनहार को मलिहा के घर ले जाना और हाँ वहीं रहना जब तक निकाह ना हो। कल तक तो मैं भी आ जाऊँगा, पर इलेक्शन के नाजुक वक्त पर इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए हर पल साथ रहना इनका। उसके एकटक सलमान की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे कुछ टटोलना चाह रहा हो जो शायद उसे मिला भी। क्योंकि खालिद की बात सुनकर सलमान का दिल धक सा रह गया था। पहले ही वो इस गम से गुजर रहा था कि वो किसी और की होने जा रही हैं, अब उसे किसी और का होता देखने के अजाब से भी उसे गुजरना पड़ेगा। यह अजाब कब खत्म होगा? क्या उसे कभी सुकून मिल भी सकेगा? नहीं, वो नहीं देख सकता उसे किसी और की दुल्हन बने, वो नहीं देख सकता उसके हाथों में किसी और की महंगी नहीं, वो कभी नहीं देख सकता। यही सोचते हुए वो जरा झिझकते हुए कहता है, भाई किसी और से कह दीजिए या फिर जफर भाई को यहाँ रहने दीजिए, मैं चलता आपके साथ। उसकी बात सुनकर खालिद नासमझी में उसे देखते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें कोई मसला है मलिहा की तरफ जाने में? उसने जैसे जानकर सलमान की चोरी पकड़ी, जिस पर वो तुरंत सफाई देते हुए कहता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन था आपके साथ जाने का। खालिद, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जफर को जाने दो और तुम मलिहा के यहाँ जाओगे, और इस बारे में अब कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और नूर भी उसे छोड़ने उसके पीछे जाती हैं। पर सलमान वो तो जैसे सुन रह गया था। वो कैसे सामना कर पाएगा, उसका कैसे लड़ पाएगा अपने जज्बातों से? इन बीते 4 दिन किस तरह गुजरे थे उसके तहत सिर्फ वो जानता था, सिर्फ ये ख्याल कि वो किसी और की हो जाएंगी बहुत जल्द एक अजाब था, पर शायद अब उसे ये सब खुद अपनी आंखों से देखना भी होगा। पर उसे क्या पता था, वो वहाँ जा नहीं रहा बल्कि उसकी किस्मत उसे ले जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द एक तरफा मोहब्बत दो तरफा में तब्दील होने वाली जो है। 174 मलिहा की मेहंदी। सलमान की कार मलिहा के घर के बाहर आकर रुकती है। ये पहली मर्तबा था जब वो यहाँ तक आया था, वरना वो हमेशा उसे गली के बाहर छोड़कर चला जाता था। पर आज किस्मत को कुछ और मंजूर था, उसका यहाँ आना लिखा था, इसलिए वो यहाँ आया भी था। घर कुछ 2 मंजिला था, जिसे रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया था। ये शाम का वक्त था, सूरज काफी देर पहले ढल चुका था और अंधेरा भी आसमान में अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता बना रहा था। अंदर से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी, जो इस बात की गवाही थी शायद कि यह घर शादी वाला है। सलमान की आंखों में उस सजे हुए शादी के घर को देखकर कुछ दर्द के कतरे आ जाते हैं, पर वो किसी तरह अपने दर्द को खुद में जब्त कर खुद कार साइड में पार्क कर कार से उतरता है और बैकडोर का दरवाजा खोलता है तो नूर, आरजू और अनहार नीचे उतरती है। जहां आरजू ने आज एक डार्क मेहंदी ग्रीन कलर का शरारा कुर्ता पहना रखा था, वही अनहार ने एक पैरेट ग्रीन कलर का सिंपल पर एलिगेंट कुर्ता प्लाजो, और नूर उसने एक ओशन ग्रीन कलर का प्यारा सा सूट जिसमें स्टोन्स का काम था। तीनों ही बेहद सादे कपड़ों में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अनहार घर को देखते हुए, वहाँ कितनी सुंदर डेकोरेशन है यार, चलो जल्दी से अंदर, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा मलिहा को देखने का। इतना कहकर वो नूर और आरजू की कलाई पकड़कर उन्हें एक्साइटेड में खींचते हुए ले जाने लगती है, और उसके इस बचपने पर आरजू और नूर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पर तभी नूर को एहसास होता है कि सलमान अभी भी वहीं बाहर खड़ा एकटक सुनी आंखों से घर को देख रहा है। ये देखकर नूर उसे पुकारते हुए कहती है, सलमान भाई चलिए अंदर, या यही खड़े रहना है? उसकी बात सुनकर सलमान होश में आता है और हाँ में सिर हिलाकर उनके पीछे अपने कदम बढ़ा देता है। वो चारों जैसे जैसे अंदर आते सब उन्हें सलमान करते हुए मुस्कुराकर उनका एहतराम करते हैं। खासकर नूर का तो ओहदा ही अलग था, वो खालिद अहमद दुर्रानी की बीवी थी, रोब रखती थी। सब बारी बारी उनसे मिल रहे थे, आसपास का माहौल था भी बेहतरीन। एक तरफ बैठी औरतें ढोलक बजा रही थी तो एक तरह कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे थे। नूर मुस्कुराते हुए सभी से मिल रही थी, तभी मलिहा की भाभी वहां आती है और उन्हें अपनी तरफ आता देख नूर मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम करती है तो नूर की भाभी, जिनका नाम करिश्मा था, वो भी हल्का सा मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब देती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम तो हमें भूल ही गई हो, मतलब ये भी कोई बात है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तुम शादी के 1 दिन पहले आ रहे हो, वो भी शाम को। कल हल्दी थी, वहाँ भी तुम गायब थी, कम से कम तुम्हें तो 15 दिन पहले आना चाहिए था। पर चलो तुम्हारे यहाँ शादी थी तो मैं समझती थी, लेकिन वहाँ का सब निपटा कर तुरंत आ जाती, यह कोई बात होती है? नूर प्रश्नवाचक चिन्ह। लगता है किसी की बीवी बनाकर तुम तो बाकी सारे रिश्ते बोल चुकी हो। उनकी बात सुनकर नूर उनसे अलग होते हुए प्यार से कहती है, क्या करूं भाभी, काम ही इतने थे, और फिर जरा तबीयत नासाज हो गई। खैर मदीहा कहाँ है, उससे मिल लूं, वो भी नाराज होंगी। उसकी बात सुनकर रुखसार भाभी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है जाओ, वो अंदर ही हैं। उनकी बात सुनकर नूर हाँ में सिर हिलाती है और अनहार और आरजू के साथ अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं सलमान जो उनके पीछे आ रहा था, उसे कुछ लोगों ने वहीं घेर लिया था बातें करने के लिए। इधर नूर आरजू और अनहार के साथ अंदर आती है तो वहाँ काफी
सारे कंधे बिछे हुए थे, साथ ही काफी खूबसूरत डेकोरेशन थी और एक स्टूल पर मलिहा बैठी थी जिसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। हल्का पेस्टल ग्रीन कलर के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि एक अजीब सा दर्द था। लेकिन जैसे भी उसकी नजर नूर पर जाती है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर अगले ही पल वो नाराजगी में अपना चेहरा घुमा लेती है और उसकी इस हरकत पर अनहार और आरजू दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो तीनों मलिहा के पास जाते हैं और नूर तुरंत आगे बढ़कर मलिहा को सीने से लगाते हुए कहती है, मेरी जान माफ कर दे यार, पर क्या करूं, तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो इन्होंने आने ही नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। उसकी बात सुनकर मलिहा उसे नाराजगी में खुद से दूर करते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं थी फिर अब भी आने की। नूर, अरे तो तेरे लिए थोड़ी आई हूँ, वो तो मैं शादी के खाने के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर मलिहा का मुंह बन जाता है और अनहार और आरजू हंसने लगते हैं, पर उन्हें यूं हंसता देख मलिहा मुंह बनाते हुए उन्हें देखकर कहती है, और तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, मतलब चलो माना नूर की तबीयत खराब थी पर तुम दोनों तो आ सकती थी ना। आरजू उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए, सॉरी यार पर बस कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई और फिर भाई भी बिना भाभी के आने नहीं देते, पर अब हम आ गए हैं ना, तो मायूस ना हो, दुल्हन इतनी उदास कोई अच्छी लगती है क्या भला। उसकी बात खत्म होते ही अनहार भी उसके बगल में बैठते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा आरजू बाजी ने, अब हम आ गए हैं तो वो सैडनेस एंड नो टीयर्स, वैसे मेहंदी तो बड़ी प्यारी लगती है, क्या बात है। उसकी बात सुनकर मलिहा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी बारी बारी तीनों को गले लगाती है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े सलमान पर जाती है। हल्के क्रीम रंग के कुर्ते पजामे में वो बेहद हसीन लग रहा था, पर कुछ था उसके चेहरे पर या शायद आंखों में जो मलिहा को बेचैन कर रहा था। वो एकटक उसे देख रहा था बिना किसी भाव के और उसकी वो नज़रें उसे बेचैन कर रही थी। वो तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है और तभी जो लड़की उसके हाथ में मेहंदी लगा रही थी पूछती है, बाजी नाम क्या लिखूं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि किसी के कानों तक पहुंची ही नहीं, लेकिन तभी नूर की नज़र दरवाजे पर खड़े सलमान पर जाती है और उसके मुंह से निकलता है, सलमान भाई। उसके मुंह से यह नाम सुनकर उस मेहंदी वाली को गलतफहमी होती है और वो सलमान का नाम ही मलिहा के हाथों पर लिख देती है, जिस पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। वही सलमान नूर के बुलाने पर उसके पास आता है तो नूर मुस्कुराते हुए कहती है, भाई आप भी ना वहाँ क्या कर रहे हैं, दुल्हन यहाँ है और आपको बातों की पड़ी है। उसकी बात सुनकर सलमान एक नज़र वापस मलिहा की तरफ देखते हुए बेख्याली में कहता है, मेरी दुल्हन नहीं है जो यहाँ बैठूं। उसकी बात सुनकर जहां नूर, अनहार और आरजू हैरानी से उसे देखते हैं तो वहीं मलिहा की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती है। जैसे सलमान को भी एहसास होता है कि उसने क्या कहा, तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए नूर की तरफ देखकर कहता है, अब मैं औरतों के बीच क्या करूंगा भाभी, इसलिए बाहर था और फिर यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनके मसले थे। वही उसकी बात सुनकर नूर चिढ़ते हुए कहती है, आप और आपके मसले, खैर मलिहा को देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं आज, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बात सुनकर सलमान की नज़रें एक बार फिर मलिहा के जानिब उठती है और वो एकटक उसे देखते हुए कहता है, बेहद खूबसूरत। पर तभी उसे ख्याल आता है वो कहाँ है और उसके सामने बैठी लड़की किसी और की होने वाली अमानत है, तो वो तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटाकर नूर की तरफ देखकर कहता है, भाभी कुछ काम है मुझे, मैं चलता हूँ, बाहर ही हूँ। इतना कहकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हाँ, पर जाते जाते आंखें कुछ नम ज़रूर हो गई थी उसकी। इधर मलिहा एकटक उसे जाता हूँ देख रही थी और उसकी नज़रों से सलमान की आंखों की नमी छिपी नहीं थी। ऊपर से वो नज़र जिससे वो उसे देख रहा था, वो जज्बात जो उसने सलमान की नज़रों से देखे थे, जो शायद उसके लिए ही थे। 175 दर्द में से सिकते दो दिल। सलमान मलिहा के घर के बाहर ही गली में एक आखिरी कोने में खड़ा था। रात के 10 बज रहे थे, इसलिए पूरी गली काफ़ी हद तक खाली थी। ठंड के मौसम में अंधेरा और ठंड दोनों ही वक्त से पहले अपने पकड़ बनाते हैं। फिलहाल भी मौसम काफ़ी ठंडा था और सलमान अपने हाथ में एक सिगरेट लिए उसके कश ले रहा था। उसके आसपास भी कई सिगरेट पड़ी थी, जिसका मतलब साफ था कि वो काफ़ी वक्त से यहाँ मौजूद हैं। आज पूरे 7 साल बाद उसने सिगरेट को हाथ लगाया था, वरना कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहली सिगरेट जवानी के जोश में सुलग गई थी। लेकिन जब खालिद को इसके बारे में पता चला तो उसने इतनी जोर से डांटा था उसे कि वो काम उठा था और उसके बाद से आज तक इन सब की तरफ देखा तक नहीं और आज गम भुलाने के लिए पास ही की दुकान से एक पैकेट खरीदा। कहते हैं अक्सर इंसान जब कमज़ोर होता है तो हराम चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। उसके साथ भी यही हो रहा था। उसका ईमान बहुत मजबूत नहीं था, वो लड़खड़ा रहा था। ना उसमें खालिद जितनी हिम्मत थी कि वो अपने मोहब्बत के लिए लड़ जाए, ना जफ़र जितनी समझदारी की वो एक बार कम से कम एक नाकाम कोशिश तो करें, और ना ही ज़ारून जितनी हसरत। वो चारों में सबसे मासूम था और शायद सबसे कमज़ोर भी। पर क्या एक कमज़ोर शख्स को मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं? इतनी सिगरेट सुलगाने के बाद भी उसे जैसे सब नहीं आया था। ये देखकर वो अपनी जल्दी हुई सिगरेट गुस्से में वही फेंकता है और खुद से कहता है, ये सुकून क्यों नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है मुझसे जो ये तकलीफ कम नहीं हो रही। अगर वो नसीब में नहीं है तो उससे मिलाया क्यों मेरे मौला, क्यों उसकी आदत लगाई, क्यों मेरे दिल में उसकी हसरत पैदा की, और इतने में भी आजमाए खत्म नहीं हुई। अब मैं खुद उसके निकाह में भी शरीक हूँ, इससे बदतर तो मौत आ जाती। ये कहते हुए वो नम आंखों से आसमान को देखता है। आज से ज्यादा बेचैन वो कभी नहीं था। पहले जब उसे और बेचैनी महसूस होने लगती है तो वो कुछ सोचकर अपने कदम अंदर की तरफ मोड़ देता है। इधर मलिहा के कमरे में वो नूर, आरजू और अनहार के साथ बैठी थी। फंक्शन खत्म हो गया था और सारे मेहमानों ने खाना भी खा लिया था सिवा इन तीनों के। तभी वहां मलिहा की भाभी आती है और उन्हें देखकर कहती है, लड़कियों चलो अब तुम लोग भी खाना खा लो, फिर मलिहा को भी खिला देना उसके हाथ से मेहंदी जो लगी है। उनकी बात सुनकर नूर मलिहा की तरफ देखकर कहती है, और मलिहा वो अकेली रहेंगी तब तक? उसकी बात सुनकर भाभी कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा तुम तीनों बाहर, आंखों में भेज दूंगी किसी को, चलो शाबाश। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है।
और उनके जाने के बाद नूर, अनहार और आरजू भी मलिहा को थोड़ी देर आराम करने का कहकर वहां से चली जाती है। और उनके जाने के बाद मलिहा भी एक नज़र मायूसी से अपनी मेहंदी की तरफ देखती है। इस वक्त वो कितनी बेचैन थी यह वही जानती थी, पर तभी अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है जब उसकी नज़र अपनी हथेली में लिखा वो नाम दिखता है, सलमान। ये नाम यहाँ कैसे आया रह देखकर वो हैरानी से खुद को से कहती है, या अल्लाह, ये सलमान जी का नाम यहाँ कैसे आया, अगर किसी ने देख लिया तो अब क्या करूँ। हाँ, जल्दी में मिटा देती हूँ। यही सोचकर वो जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाती हैं और नल के आगे हाथ रखकर अपनी मेहंदी छुटाने लगती है। पर अफसोस, नाम मिटना अब नामुमकिन था क्योंकि मेहंदी का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था और उसकी हथेली में डार्क कलर से लिखा सलमान पूरी तरह चमक रहा था। ये देखकर वो घबराते हुए कहती है, ये तो छुट ही नहीं रहा, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। या अल्लाह, क्या करूँ मैं, इतने कम वक्त में इतना पक्का रंग आया कैसे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेहंदी लगवाई थी। यही सोचते हुए वो अपनी हथेली को देखते हुए बाथरूम से बाहर आती है। तभी अनाया ही उसकी नज़र सामने मौजूद सलमान पर जाती है जो वहीं खड़ा एकटक उसे देख रहा था। वो हैरानी से उसे देखती है, तभी उसकी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर जाता है जो अंदर से बंद था। ये देखकर वो और घबरा जाती हैं। वो दुल्हन थी, कल निकाह था उसका, अगर किसी ने उसे अभी सलमान के साथ देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। ये देखकर वो डरते हुए कहती है, आप यहाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से प्लीज़। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया बंद कमरे में मेरे साथ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप मेरे बाबा और भाइयों को नहीं जानते, वो बहुत शक्की हैं, फालतू में आपके साथ मेरा नाम जोड़कर मेरी इज्जत का मजाक बनने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना कहकर वो उसकी तरफ कदम बढ़ाती हैं। वही सलमान जो एकटक उसे देख रहा था खुद भी उसकी तरफ कदम बढ़ाकर एक कदम की दूरी पर रुकते हुए कहता है, एक आखिरी बार खुद को देखने दीजिए, उसके बाद तो किसी और का हक होगा आप पर, किसी और की अमानत होंगी आप, फिर मैं कैसे देख पाऊंगा आपको, इसके बाद तो शायद कभी मिले भी ना, हम कैसे गुजरेगी जिंदगी आपके बगैर, इसका अंदाजा भी है आपको। मलिहा कहते कहते उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा गिरकर जमीन पर मिल गया था और उसकी आवाज़ लखा रही थी। वो आंखों में पाक मोहब्बत लिए उसे देख रहा था और मलिहा वो तो जैसे सुन हो गई थी। वो उसकी आंखों में जाहिर हो रहे जज्बातों को बखूबी समझती थी। यह मोहब्बत थी, क्या वो उससे मोहब्बत करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है। यही सोचते हुए वो उस पर से अपनी नज़र हटाती है और खुद के वजूद को मजबूत करते हुए ज़रा सख्ती से कहती है, आप जाए, मुझे थोड़ा अकेले रहना है, कल निकाह है मेरा। मैं इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही सलमान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींचता है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, आगे मत कहो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझसे सुना नहीं जाएगा। मैं हर रोज़ तड़पता हूँ सिर्फ इस ख्याल से कि तुम बहुत जल्द किसी और की हो जाओगी, जानती हो क्यों, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही मलिहा अपना हाथ उसके होठों पर रखकर नमा आंखों से ना में सिर हिलाती है। वो जानती थी कि वो क्या कहेगा पर वो यह नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो उसे आंखों में नमी लिए देखकर कहती है, मत कहिए कुछ, बहुत देर कर दी आपने, अब ना वक्त हमारे हाथ में है ना कुछ, और मेरा निकाह है कल, मेरे बाबा की इज्जत मेरे हाथ में है जिसे मैं दाव पर नहीं लगा सकती। जब आपने आज तक ये नहीं कहा तो अब भी मत कहिए और यहाँ से चले जाए, मुझे आपसे अब कोई वास्ता नहीं रखना, ना दोस्ती का और ना किसी और का। इतना कहकर वो उसके मुंह से अपना हाथ हटाकर उससे दूर हो जाती है। वही सलमान खुद नागवारी से उसे देख रहा था, वो उसकी नहीं हो सकती, वो ये जानता था, बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। उसकी आंखों से आंसू एक के बाद एक बहे जा रहे थे और वो चुपचाप खड़ा था। तभी ना जाने वक्त की नज़ाकत क्या थी, वहां बाहर से एक आने की आवाज़ सुनाई थी जो कुछ इस तरह थी, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं जा मिले इश्क सच्चा वही, जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें रंग थे, नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी। वो दोनों एक दूसरे को एकटक नमा आंखों से देख रहे थे, ये गाना जैसे उन्हीं के लिए था। सलमान कुछ सोचकर आगे आता है और अपने होंठ अचानक से उसके माथे पर रखकर उसे हल्का सा चूम लेता है और इस एहसास पर मलिहा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो इतना बेसहारा शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। वही कुछ देर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर वो तुरंत उससे दूर होता है और उसे नमा आंखों से देखते हुए ही कांपती आवाज़ में कहता है, मेरी मोहब्बत को उसका निकाह मुबारक हो। इतना कहते ही एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से बह जाती हैं और तभी मलिहा भी आंखें खोलकर उसे देखती हैं तो वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हमेशा खुश रहना, मेरी दुआओं में हमेशा रहोगी तुम। इतना कहकर वो उसे एक आखिरी बार देखकर वहां से चला जाता है। खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए, जन्नत एक घर यहीं तो दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ, इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ, हमारी अधूरी कहानी। वही मलिहा धमसी बेड पर बैठ गई थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ये कैसी जिंदगी थी उसकी, वो खुद भी कहीं ना कहीं सलमान को पसंद करती थी पर अपनी फीलिंग्स को हमेशा दोनों के बीच मौजूद फासलों की वजह से दरकिनारे करती रही और आज जब वो खुद इजहार कर रहा था तो वो इतनी मजबूत थी कि उसका इजहार तक सुन नहीं पाई। वो रोते हुए ही कहती हैं, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, क्यों है मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत जब वो मेरी किस्मत में ही नहीं है, और क्यों किया उन्होंने इजहार, काश वो मुझे अपना हाल एक दिल ना बताते तो संभाल लेती खुद को जैसे अभी तक संभाले हुए थी। या अल्लाह, क्यों क्यों कहते हुए वो फफक कर रो दी। प्यास का ये सफ़र खत्म हो जाएगा, कुछ अधूरा सा जो था पूरा हो जाएगा, झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा, डोलियां हैं सजी, खुशबुएं हैं हर कहीं, पढ़ने आया खुदा खुद यहाँ,
हमारी अधूरी कहानी, क्या वाकई यह जाएगी सलमान और मलिहा की कहानी अधूरी, या होगा कुछ ऐसा जो बदल देगा सब कुछ? अब ये तो आगे पता चलेगा। CH 176 मुझे प्यार हुआ था। अगले दिन शाम 7 बजे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। 8 बजे निकाह था। मलिहा अपने कमरे में हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में बिल्कुल तैयार बैठी थी। हल्का पिंकिश मेकअप, मैचिंग हैवी ज्वेलरी। वो एक बेहद खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, पर चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी नजरें सुबह से किसी की तलाश में थी जो उसे नजर नहीं आया था। कल रात के बाद से उसने सलमान को नहीं देखा। हालांकि नूर के मुंह से यह जरूर सुना था कि वो बाहर मौजूद हैं और कामों में मदद करा रहा। आखिर कैसा मर्द था वो, अपनी ही मोहब्बत की शादी की तैयारियां खुद कर रहा था। मलिहा के पास ही आरजू और अनहार भी बैठी थी। जहां अनहार ने एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक और गाजरी दुपट्टा, वो इस सादगी में भी बेहद प्यारी लग रही थी। वहीं आरजू ने भी एक वाइट और गोल्डन सूट पहना हुआ था। वो दोनों ही सादा कपड़ों में भी बहुत प्यारी लग रही थी। नूर वहां नहीं थी, वो तैयारियों में BZ थी। अनहार मलिहा को यूं खामोशी से आईने के सामने अपने अक्स को देखते देख कहती हैं, क्या हुआ मलिहा, तुम बेहद बेचैन लग रही हो कल से? कल रात को भी बिना कुछ खाए पिए सो गई, फिर सुबह से भी कुछ नहीं खाया, ठीक हो ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बात सुनकर मलिहा नजरें उठाकर उसे देखती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मन नहीं लग रहा किसी में। उसकी बात सुनकर आरजू उसके पास बैठते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले ये बेचैनी आम बात है, लेकिन निकाह होते ही सुकून मिल जाएंगी। उसकी बात सुनकर मलिहा बस हाँ में सिर हिला देती हैं। वो अपना हाल दिल किसी को नहीं सुना सकती थी। एक तरफा मोहब्बत, विलादत है या अजाब, ये समझना आसान कहाँ है। वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी उसे बता भी नहीं सकती थी, जता भी नहीं सकती थी। इधर बाहर का माहौल अलग था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत माहौल था। इतनी प्यारी डेकोरेशन थी। खाना शुरू हो गया था। पूरा घर मेहमानों से घिरा हुआ था और नूर उस पीच कलर के खूबसूरत से फरोक सूट में सिर पर दुपट्टा ओढ़े मेहमानों को चाय नाश्ते का पूछ रही थी। इस वक्त वो खालिद अहमद दुर्रानी की बीवी नहीं थी, बल्कि मलिहा की बेस्ट फ्रेंड थी। खालिद से उसकी बात दोपहर के बाद से नहीं हुई थी। उसने 1-2 बार फ़ोन ट्राई किया, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़ोन उठा ही नहीं। इस वजह से उसका मूड ख़राब तो हुआ, पर फिर वो भी कामों में लग गई। काफ़ी लोग उसे देख देख कर कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे थे। बेहद खूबसूरत जो लग रही थी वो। पर मलिहा के बाबा और भाइयों के चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि बारात तो आ गई थी लेकिन दूल्हा गायब था। अभी तक उसका कोई पता था ही नहीं। मलिहा के घरवाले लड़के वालों से काफ़ी बार बात कर चुके थे, पर वो हर बार नहीं कहते कि उनका बेटा आने ही वाला है, लेकिन वो अभी तक गायब था और ना ही फ़ोन उठा रहा था। ये देखकर मलिहा का बड़ा भाई कुछ सोचते हुए अपने बाबा से कहता है, बाबा एक काम करते हैं, मलिहा को बुलवाकर स्टेज पर बैठाते हैं। लड़के वालों पर प्रेशर बनेगा तो वो भी अपने आप लड़के को बुलाएंगे। उसकी बात सुनकर मलिहा के बाबा चिढ़ते हुए कहते हैं, यह क्या बोल रहे हो तुम बेटा, लड़कियां पहले आती है क्या कभी? उनकी बात सुनकर उनका बेटा भी जरा गंभीर होते हुए कहते हैं, तो दूल्हा भी यूं गायब होता है क्या, या बिना दूल्हे की बारात आती है क्या? उनकी बात अब मलिहा के बाबा को भी ठीक लगती है और वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है बुलवाते हैं उसे। ये कहकर वो यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए देखता है। तभी उनकी नज़र नूर पर जाती है जो पास ही खड़ी थी, तो वो कुछ सोचकर उसकी तरफ जाते हैं और उन्हें अपने पास आता देख नूर मुस्कुराते हुए कहती है, चाचा कोई काम है? मलिहा के बाबा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा मलिहा को ले आओ, 8 बजने ही वाले हैं, निकाह का वक्त हो रहा है। उनकी बात सुनकर नूर आप पास एक नज़र डालते हुए परेशानी से पूछती है, पर दूल्हा तो आया नहीं है अभी तक। मलिहा के बाबा अपनी परेशानी छिपाते हुए मुस्कुराकर, वो आ जाएगा बेटा, तुम पर मलिहा को ले आओ। उनकी बात सुनकर नूर भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। इधर सलमान भी वही दूर खड़ा आसपास की डेकोरेशन को देख रहा था। उसकी मोहब्बत आज किसी और की हो जाएंगी और उसके खुदा ने शायद उस पर यह आज़ाब उतारा था कि उसे यह शादी देखना था अपनी आंखों से और इस शादी की गवाही भी देनी थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही मलिहा के बाबा ने दरखास्त की थी कि उनकी ख्वाहिश थी कि खालिद निकाहनामे पर गवाह की जगह दस्तक करें, पर क्योंकि इस वक्त खालिद यहाँ नहीं मौजूद था इसलिए उसकी जगह सलमान दस्तखत करें, और उन्होंने इतनी उम्मीद से पूछा था कि वह मना भी नहीं कर पाया और हमें सिर हिला दिया। वो अभी खामोशी से खड़ा यहाँ देख रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने जाती है, जहाँ से नूर, आरजू और अनहार के साथ मलिहा आ रही थी। उस पिंक कलर के हल्के से जोड़े में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, एक खूबसूरत दुल्हन। बस फर्क इतना था कि वो उसकी दुल्हन नहीं थी। उसे देखते हुए सलमान की आंखें नम हो गई थी। ठीक उसी वक्त मलिहा ने भी नजरें उठाकर सलमान को देखा। कुछ पल वो उसकी आंखों में देखती है, फिर तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। कुछ ही देर में उसका निकाह था। किसी और के लिए अपने दिल में मोहब्बत लेना गुनाह था, पर वो चाहकर भी अपने दिल को मना नहीं पा रही थी। और वक्त की नजाकत ना जाने कैसी थी कि तभी अचानक से डीजे जो गाने की टेस्टिंग कर रहा था, एक गाना बजाता है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, हाँ मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, हाँ मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ। तेरे चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने के खुशबू, तेरे जाने का मंजर। तुझे मिलना पड़ेगा, अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, हाँ जफाएं सुनो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम के सजाए। तेरे लीले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, ज़ारा देखो यहाँ तेरे आंखों बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरे दुनिया भी हो तुम ही असरा। दुआओं सुनो सजाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, हाँ मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। गाना खत्म हो चुका था, पर सलमान की नज़रें अभी भी मलिहा पर थी, जो अब वही मौजूद सोफे पर नज़रें झुकाए बैठी थी। इस वक्त सलमान को खुद से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं लग रहा था। क्यों हो रहा था उसके साथ? वो चीख चीख कर रोना चाहता था, दिल तकलीफ में था उसका, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, मजबूर था, कमज़ोर था, तकलीफ में था।
दर्द और तकलीफ तो मलिहा के दिल में भी था। वो नजरें झुकाए बैठी थी क्योंकि अगर एक मर्तबा और वो शायद सलमान को देखती तो वहीं बिखर पड़ती और उसे समेटने वाला शायद कोई नहीं था। इस वक्त कैसी किस्मत थी उसकी मोहब्बत दो तरफा होकर भी अधूरी रह जाएंगी। ये ख्याल कितना खौफनाक था कि वो किसी ऐसे मर्द की अमानत होने जा रही है जिसे उसका दिल अपना ही नहीं सकेगा कभी। उसे सलमान से मोहब्बत तो पहली नज़र में ही हो गई थी पर कभी कह नहीं पाई और किसी तरह खुद को संभाली हुई भी थी, लेकिन सलमान के इजहार के बाद सब कुछ मुश्किल हो गया था। कल सारी रात नींद का एक कतरा तक नहीं था उसकी आंखों के सामने। वो बस अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। यह कैसी किस्मत थी कि मोहब्बत दहलीज तक आकर उससे दूर जा रही थी। वो दो अपनी अधूरी मोहब्बत के गम में ही थे। इधर वक्त गुजरता जा रहा था और 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला, पर दूल्हे की अभी तक कोई खबर नहीं थी। ये देखकर मलिहा के बाबा बार बार अपने समधी जी से पूछ रहे थे पर अब तो उनके पास भी जवाब नहीं था क्योंकि उनका बेटा किसी का फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। ऐसे ही 2 घंटे और बीत गए। मलिहा खामोशी से पिछले 3 घंटों से वही बैठी थी और दूल्हा फरार था। वहां आए मेहमान तो अब आपस में बातें बनाने लगे थे। लड़का लगता है भाग गया है, लड़की में कोई खोट होगा। अरे बिन माँ की बच्ची है, क्या ही तरबियत होगी, क्या पता चक्कर चल रहा हो कहीं इसलिए मंगेतर भाग गया। अब शक्ल अच्छी होने से सीरत थोड़ी अच्छी होती है। इसी तरह की ना जाने कितनी बातें हो रही थी जिनसे मलिहा के घर वाले नूर, अनहार, आरजू और सलमान भी परेशान हो रहे थे। सलमान को तो सबकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था पर किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुए था क्योंकि वो मलिहा के खास दिन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब कुछ यूं माहौल था कि दुल्हन तैयार बैठी थी लेकिन दुल्हा गायब था। तो देखते हैं क्या होता है। 177 सलमान मलिहा का निकाह। मलिहा का घर। रात 8 बजे के निकाह को 11 बज गए थे। मलिहा अभी भी खामोशी से सोफे पर बिना किसी भाव के सिर झुकाए बैठी थी पर दूल्हे का कोई अता पता था ही नहीं। वो जैसे फरार था। ये देखकर सब जगह खुसुर फुसुर हो रही थी। कुछ मेहमान तो उठकर भी चले गए थे और जो बचे थे वो मलिहा के किरदार पर बातें किए जा रहे थे। ये सब देखकर मलिहा के बाबा को एक अजीब सा खौफ सता रहा था। वो एक बार फिर डरते हुए अपने समधी जी से कहते हैं, भाई साहब आपका बेटा है कहाँ, अभी तक आया क्यों नहीं है वो। उनकी बात सुनकर उनके समधी कहते हैं, भाई साहब उसने घर से निकलने से पहले यही कहा था कि वो निकाह से पहले किसी भी सूरत हाल में पहुंच जाएगा पर अब ना तो फ़ोन उठा रहा है और जिन लोगों को उसे देखने भेजा था उन्हें वो कहीं मिल भी नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। पर वो इस तरह गायब नहीं हो सकता। उसे आपकी बेटी बहुत पसंद थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी के बारे में उसे कुछ ऐसा पता चल गया कि वो यहाँ आया ही नहीं। साफ पाक तो है ना आपकी बेटी। उन्होंने जैसे सारी गलती मलिहा पर डाल दी। इस वक्त एक बेटे का बाप और क्या कर सकता था अपने बेटे की गैरत बचाने के लिए। उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि शायद उनका बेटा भाग चुका है पर इसे कह तो नहीं सकते थे, इसलिए बाजी पलटने के लिए उन्होंने भी मलिहा के किरदार पर सवाल उठा दिया। वही उनकी बात सुनकर सलमान जो वहीं खड़ा था उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है पर वो कुछ कहता उससे पहले ही वही मलिहा के पास खड़ी नूर जो खुद भी इतनी देर से सब कुछ सुनकर बर्दाश्त कर रही थी गुस्से में सामने आते हुए कहती है, खबरदार जो मेरी दोस्त के किरदार पर सवाल उठाए तो। और किस तरह के मर्द हैं आप। यहाँ आपका बेटा मौजूद नहीं है, वो भागा है बीच सफर से और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं जो मंजिल पर खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसा नजरिया है आपका। आज आपके बेटे की वजह से मेरी दोस्त को इन सब सवालों का सामना करना पड़ रहा है और उसके पक्ष में गवाही देने की जगह आप खुद उसके खिलाफ खड़े हो गए। किस झूठी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको देखकर लगता नहीं है आपके पास कोई इज्जत है भी बचाने के लिए। आपके उस निकम्मे बेगैरत में बेटे ने इतनी बड़ी गलती करी है और आप उसे बचाने की कोशिश करे हैं, वहाँ काफ़ी इंसाफ परस्त लगते हैं आप। उसने आखिरी शब्द बेहद तंजी से कहे थे। वही खुद पर सवाल उठते देख वो आदमी गुस्से में नूर को घूरते हुए कहता है, जबान संभाल कर लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर सवाल उठाने की। और अगर वो इस लड़की को छोड़कर भी भागा है तो जरूर इस लड़की की ही कोई गलती होगी, वरना एक आदमी क्यों भागेगा अपनी शादी से। उन्होंने गुस्से में घूर को देखते हुए कहा। वही एक बार फिर मलिहा पर सवाल उठते देख अब नूर से और बर्दाश्त नहीं होता और वो भी गुस्से में लाल आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, खबरदार जो एक बार और मेरी दोस्त के किरदार पर आपने या किसी और ने सवाल उठाया वरना उसका खुद का किरदार बचेगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। और आप तो ज़रा आवाज़ नीची कर बात कीजिए, जानते भी हैं कौन हूँ मैं। जब आज तक मेरे खुद के शौहर में मुझ पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी तो किसी और कई शौहर की ऊंची आवाज़ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। और हाँ, एक बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए, जो गलती आपके बेटे ने की है ना उसके लिए मैं यानी नूर जहाँ खालिद अहमद दुर्रानी ना तो आपको माफ़ करूंगी और जो आपका हश्र होगा उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पर एक बात बिल्कुल ठीक कहीं, अपने मर्द अपनी शादियों से नहीं भागते, नामर्द भागते हैं और आपका बेटा एक नामर्द है जो एक मासूम सी लड़की को यूं छोड़कर चला गया। पर अब आप अपने बेटे को खुद ही संभालिए और दफ़ा होइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। अपनी बेइज्जती पर वो आदमी मलिहा के बाबा की तरफ मुखातिब होते हुए कहता है, यह इज्जत है आपके यहाँ लड़के वालों की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या सोचकर आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा था मैंने। अच्छा हुआ मेरा बेटा आया नहीं, क्योंकि लगता नहीं कि आपके घर में लोग लड़कियों की अच्छी तबीयत करते हैं। जा रहा हूँ यहाँ से, अब संभालिए अपनी मनहूस बेटी को। उनकी बात सुनकर सलमान जो अभी तक खामोश खड़ा था उसका गुस्सा जैसे आपे से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में आकर उनका कॉलर पकड़कर उन्हें घूरते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई आपकी उसके किरदार पर बात उठाने की, आपको और आपके बेटे को इसी वक्त यही दफन कर सकता हूं मैं। और जिसके किरदार पर उंगली उठा रहे हैं ना आप, वो कितनी पाक है इसका अंदाजा तक नहीं है आपको। अपने बाप और भाइयों की इज्जत के लिए बिना मर्जी जो ये शादी कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है और आप उसके किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। उसके इस तरह चिल्लाने पर एक पल को तो वो आदमी जैसे घबरा जाता है, पर फिर भी अपनी अना ईगो को मुसलसल बरकरार करने के लिए वो सलमान को देखते हुए खुद भी गुस्से में गुर्राते हुए कर कहते हैं, तुम्हें बड़ा पता है इस लड़की का, लगता है काफ़ी जानते हो इसे, पर किस रिश्ते से बोल रहे हो, ये सब लगती कौन है ये तुम्हारी।
उनकी बात सुनकर सलमान कोई जवाब देता या कोई और कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ एक बेहद रोबदार आवाज़ गूंजती है। उसका होने वाला शौहर है और उसी हक से बोल रहा है। अचानक से आए आवाज़ सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ खालिद खड़ा था, काले रंग के पठानी सूट में, गले में क्रीम कलर की शॉल डाले, बेहद हसीन पर उससे भी कहीं ज़्यादा रोबदार। उसे वहाँ देखकर आसपास जो भी लोग बैठे थे अपने आप अपनी जगह से उठने लगते हैं। उसका ओहदा ही ऐसा था, उसके सामने कोई बैठने का सोच कैसे सकता था। जो इज्जत लोग उसे बख्शते थे वो इसका हकदार था। वही उसे वहां देखकर वो आदमी यानी लड़के का बाप वो खुद भी जैसे कांप उठता है। कौन नहीं जानता था खालिद अहमद दुर्रानी को। पर तभी एक बात उनके जहन में आती है जो कुछ देर पहले नूर ने कही थी। नूरजहां खालिद अहमद दुर्रानी, क्या वो उसकी बीवी थी? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो यही सब सोच रहे थे तभी खालिद उनकी तरफ कदम बढ़ाता है। उसके पीछे उसके कुछ आदमी भी थे जो उसके पीछे ही आ रहे थे, पर वो उन्हें हाथ दिखाकर वही खड़े रहने का इशारा करता है तो उनके कदम थम जाते हैं। इधर नूर भी उसे आता देख उसकी तरफ कदम बढ़ाती है तो उसे अपने पास आता देख खालिद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो आहिस्ता से उसे गले लगाकर उसकी परेशानी को बेहद प्यार से चूमता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सबकी नजरें उन पर ठहर जाती है। वहीं वो आदमी तो अब बस अपनी उल्टी गिनती गिर रहा था। इधर खालिद के सीने से लगी नूर नमा आंखों से उसे देखते हुए कहती है, मलिहा वो। पर उससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही खालिद उसे जरा खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, रोना नहीं है, मैं हूं ना हूं, सब ठीक होगा, बस भरोसा कीजिए। इतना कहकर वो एक बार प्यार से उसका सिर सहलाता है और खुद सलमान की तरह देखकर कहता है, छोड़ो उसे। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर सलमान गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए छोड़ देता है और खालिद मलिहा के बाबा के सामने जाकर उनसे जरा नरमी में कहता है, बातें घुमाने का ना मेरे पास वक्त है और ना ही हुनर है, इसलिए सीधी सीधी बात आपके सामने रखूंगा। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने भाई के लिए चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी वक्त यही सलमान और मलिहा का निकाह हो जाए। मेरा भाई हर तरह से आपकी बेटी के लिए बेहतरीन है। आज तक मैंने जितने भी फैसला लिए हैं कभी मेरे किसी भी फैसले के लिए मुझे पछताना नहीं पड़ा, इसलिए मैं आपको ज़बान देता हूँ आपको भी इस निकाह पर पछताना नहीं पड़ेगा। आपकी बेटी को सिर्फ एक सलाह, अच्छा शौहर नहीं मिलेगा बल्कि खालिद अहमद दुर्रानी जैसा भाई भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा होगा। मेरे परिवार में उसे हर तरह की मोहब्बत और इज्जत मिलेगी। मेरी गुजारिश है आप इस निकाह की मंजूरी दे दीजिए। उसने बेहद सादगी से अपनी बात कही थी पर उसकी बात सुनकर वहां जैसे एकदम से सन्नाटा छा जाता है और सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सलमान की आंखें तो अनाया नम हो गई थी। क्या वो उसे मिलने वाली है जिसके लिए उसने इतनी दुआएं मांगी? क्या वो उसकी वाकई हो जाएगी? क्या उसकी एक तरफा मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी? इन्हीं ख्यालों से उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से धुंधला जाती है। वही सोफे पर बैठी मलिहा जो पिछले 3 घंटे से लगातार सिर झुकाए बैठी थी, पहली दफा अपनी नजर उठाकर सलमान को देखती है। ये कैसा मौजज़ा, चमत्कार था। उसे अपनी किस्मत पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो एक टक बेयकीनी से सलमान को देख रही थी और सलमान खालिद को। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, चाहे ठीक से इकरार ना हो पर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के दिल से वाकिफ थे। वही अनहार, आरजू और नूर जो खालिद की बात सुनकर हैरान थे। तीनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। नूर आगे बढ़कर मलिहा के बाबा से कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा, हम मलिहा का बहुत ध्यान रखेंगे, प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए। उसकी बात सुनकर मलिहा के बाबा जो खुद भी अभी तक बेयकीनी में खालिद की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जरा हकलाते हुए कहते हैं, पर यह कैसे मुमकिन है? कहाँ आप लोग और कहाँ हम? मेरे पास आपको देने के लिए मेरी बेटी के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपकी हैसियत का किसी सूरत हाल में मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी बेटी शायद आपके खानदान के काबिल तक नहीं, वो एक बेहद आम सी लड़की है और आप सब तो हम सबसे बेहद अलग है। खालिद, आपकी बेटी अगर आपकी नज़रों में आम है इसका मतलब यह नहीं कि वो सबकी नज़रों में आम हो। वो समझदार है, तहजीब वाली है और मुझे मेरे भाई के लिए पसंद भी है। सलमान को मलिहा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे है। एक अपनी मोहब्बत को भुलाकर अपने बाप और भाइयों की मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार है तो दूसरा खुद भी अपनी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर बैठा है सिर्फ अपने खानदान की बेबुनियादी इज्जत के लिए। इसलिए ज़्यादा ना सोचते हुए सिर्फ मंजूरी दे दीजिए। उसके बाद ज़्यादा तो किसी को समझ नहीं आता सिवाय सलमान, मलिहा और नूर के। जहाँ सलमान और मलिहा खालिद को हैरानी से देख रहे थे वहीं नूर की नज़रें उन दोनों पर थी। मलिहा के बाबा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? अगर आपको मेरी बेटी अपने भाई के लिए पसंद है तो ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है, मुझे यह निकाह मंजूर है। उनकी मंजूरी मिलते ही सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही मलिहा जो अपने आंसुओं को अभी तक समेट कर बैठी थी, अचानक उसकी आंखों से बहने लगते हैं। अब वो सुकून में थी, वो खुश थी। वहीं सलमान, उसे तो जैसे जन्नत मिल गई हो। वो बेहद गुरूर के साथ अपने भाई को देख रहा था। यकीनन अगर भाई हो तो खालिद अहमद दुर्रानी की तरह, वरना ना हो। उसकी हजारों नेमतों में उसकी सबसे खूबसूरत नेमत शायद उसका भाई था। इधर खालिद उस आदमी यानी लड़के के बाप की तरह सख्ती से देखते हुए कहता है, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे खानदान में जो हमारे घराने की औरतों पर उंगलियां उठाएं, और आज आपने मेरे घर की बहू के किरदार पर उंगली उठाई। इसकी सजा तो आपको मिलेगी, पर इससे भी बड़ी एक गलती आपने की है, वो है मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की। घर जाए और सुकून से सोइए, क्योंकि मेरा वादा है आपसे, इसके बाद आपको कभी सुकून नसीब नहीं होगा। और रही बात आपके बेटे की, तो धुएं मिल जाए तो शुक्र कीजिएगा, वरना मिलना तो बहुत मुश्किल है उसका। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है और वो आदमी वो तो जैसे सुन हो गया था, पर अगले ही पल अपने बेटे का ख्याल आते ही वो बाहर भागता है। वहीं खालिद और उसके एक आदमी की गवाही के साथ कुछ ही देर में मलिहा और सलमान का निकाह होता है। अब सबका दिल सुकून में था। सलमान तो मुस्कुराते हुए एक टक मलिहा को देखे जा रहा था जो उसके बगल में सिर झुकाए बैठी थी और अब उसकी बीवी थी। उनकी मोहब्बत को भी निकाह की मंजिल मिल चुकी थी। यकीनन अल्लाह की कुदरत का कोई जवाब नहीं, वो सच्ची मोहब्बत करने वालों को मिला ही देता है। जिन्हें हाथ फैलाकर रो रो कर मांगते हैं उन्हें किस्मत में लिख ही दिया जाता है। आज सलमान का सब्र भी खत्म हो गया था और क्या खूबसूरत किस्मत लिखी गई थी उसकी।
CH 178 विदाई और नूर की नाराजगी। मलिहा का घर निकाह हो चुका था और काफ़ी मेहमान तो जा भी चुके थे। रुखसती भी थोड़ी देर में होने वाली थी। मलिहा और सलमान इस वक्त सोफे पर बैठे थे जहां कुछ देर पहले उनका निकाह हुआ था और उन्हीं के सामने खड़े थे नूर, ज़ारून और जफ़र, और तीनों के तीनों लगातार उन्हें घूरे जा रहे थे। वही अनहार और आरजू भी सोफे के पास खड़े, न समझी में कभी उन तीनों को देखते तो कभी सलमान मलिहा को। जहां सफ़र ने सिर्फ पतली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे, वही ज़ाउर भी अपनी नाइट ड्रेस में ही था। दरअसल कुछ देर पहले निकाल के वक्त थी, अनहार ने दोनों को कॉल कर बुलाया था। दोनों ही गहरी नींद में थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि सलमान का निकाह हो रहा है, वो भागे भागे यहाँ आए। हालांकि तब तक निकाह हो चुका था, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि सलमान मलिहा से मोहब्बत करता है, तब से लगातार वो दोनों गुस्से में उसे घूरे जा रहे थे। आखिरकार सलमान ने इतना गहरा राज अपने अंदर दफन जो कर रखा था। जफ़र उसे गुस्से में देखते हुए ही, नालायक, यह मोहब्बत के बारे में कब बताने वाला था तू साले? शुक्र कर आज वो दुल्हा भाग गया, वरना 9 महीने बाद अपनी इसी महबूबा के बच्चों का मामा बनता तू। उसकी बात सुनकर सलमान आंखों में खौफ लिए हैरानी से उसे देखता है। तभी ज़ारून कहता है, और नहीं तो क्या, क्योंकि हम में से तो किसी को तुमने बताने का तकल्लुफ़ उठाया नहीं था। अगर बताया होता तो अगर दुल्हा नहीं भी भागता तो उठा लेते, तेरी महबूबा को करवा देते ज़बरदस्ती निकाह पर। नहीं तुझे तो चन्ना मेरिया गाने का शौक था ना, हो गई शौक पूरे। उसकी यह बात सुनकर नूर, आरजू, अनहार, यहाँ तक कि मलिहा भी नजरें उठाकर उसे घूरते हुए देखती है। क्या मतलब कि उसे उठा लेते हैं? कोई बात हुई क्या भला? मतलब गुंडागर्दी का कोई खौफ है या नहीं? वही ज़ाउर जब पूरी लेडी गेंग को अपनी तरफ यूं घूरता देखता है, खासकर आरजू और नूर को, तो नूर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, जस्ट जोक, सीरियस नहीं लेना है। उसकी बात सुनकर नूर गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, आपके इस ऊंचे खानदान का रिवाज है क्या जबरदस्ती निकाह करना? जैसे लड़कियां इंसान ना होकर इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स हो गई जो पसंद आ रही हैं, उठा लो। उसने मुंह बनाते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर मलिहा भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा नूर ने। उसकी बात सुनकर नूर उसकी तरफ मुखातिब होते हुए बेहद सख्ती से कहती हैं, यह नूर नूर क्या होता है भाभी? कहिए देवरानी जी, आपसे ओहदे में बड़ी हूँ मैं, आपको मेरे सामने जिंदगी पर अब झुककर ही रहना है क्योंकि मैं बड़ी हूँ, समझी? इसलिए ज़रा तमीज से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने बेहद गुरूर और घमंड से कहा और उसका ये लहजा देखकर सब हैरान हुए थे, वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन जो थी। मलिहा, नूर पर मैं तो बेस्ट फ्रेंड हूँ ना तुम्हारी। नूर उसे घूरते हुए, ओ तो मिसेस मलिहा, सलमान दुर्रानी को याद आया कि हम ना चीज़ उनके दोस्त हैं। तो तब ये दोस्ती क्या कब्रिस्तान में दफन हो गई थी जब तुमसे अकेले डील कर रही थी? तुम्हें निकाह नहीं करना था तो एक बार मुझसे तो कहती नहीं, जबरदस्ती चली गई बलिदान देने, वो भी अपनी स्टूपिड से परिवार के लिए जिसने कभी तुम्हें तवज्जो ही नहीं दी। मैं कि पागल हूँ जो यहाँ पर बैठकर खुशियाँ बना रही हूँ, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी दोस्त कितने बड़े ट्रोमा से गुजर रही है। मतलब मेरे शौहर तक को ये बात पता है, जबकि मैं जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थी उसे कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ अब इस तमाशे पर। उसने गुस्से में कहा था, जिस पर मलिहा की नज़रें भी झुक गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे कम से कम नूर से एक बार बात करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था उसने इस बारे में सोचा नहीं, पर वो जानती थी नूर खुद अपने मसलों में परेशान है, बस इस वजह से उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती थी वो। वही नूर अब हाथ बांधे सलमान की तरह मुखातिब होते हुए कहती है, और जनाब आप वैसे तो बड़े समझदार बनते फिरते हैं, फिर इतने अव्वल दर्जे के अहमक बेवकूफ़ कैसे बन सकते हैं आप? कम से कम एक बार हम सबसे तो बात करते। हम मलिहा के घर रिश्ता लेकर जाते, उसके बाबा को तो बस उसकी जिम्मेदारी से फारिग होना था। वो बड़े आराम से उसकी मंगनी तोड़कर आपसे भी रिश्ता फिक्स कर सकते थे। आपके भाई बात करते, सब कुछ नॉर्मली भी सॉर्ट आउट होता, पर नहीं, आपको तो एक तरफा आशिक बनकर सारी लाइमलाइट लेनी थी ना। मुझे समझ नहीं आता, इतनी बेवकूफ़ी के साथ पॉलिटिक्स में अचार डालने जाते हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेवकूफ़ लोगों से बात कर रही हूँ, जिनमें इतनी सी भी ना प्रैक्टिकल नॉलेज है और ना लॉजिकल थिंकिंग। उसने लाचारी से सबको जैसे रोस्ट करते हुए कहा। अब शर्मिंदगी की बाकी सलमान की थी। वही माहौल को और गर्म करने के लिए ज़ारून माचिस की तीली बनते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने, कम से कम भाभी को तो बताना चाहिए था। उसकी बात सुनकर नूर उसे घूरते हुए कहती है, ज़ारून भाई आप तो रहने दीजिए, खुदा के वास्ते आपकी बारी पर आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया था, और ना ही आपकी बेगम ने अपने और खुद के निकाह का बताया। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को छिपाकर मिलता क्या है, किसी को मुझे कुछ बताना है या नहीं? मेरी भी कोई वैल्यू है? होने वाले सीएम की बीवी हूं मैं। इतना कहते हुए उसने मुंह बनाया। अब आरजू और ज़ारून भी लपेटे में आ गए थे। ये देखकर जफ़र नूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी इन सबको, ये सब तो है ही पागल, पर मैंने तो आपको सबसे पहले बताया था ना, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ टीम अप कर लीजिए। इन सबको क्या है, ये सब तो वैसे भी खास चढ़ने जाते हैं, हम दो समझदार लोग हैं, हमारी टीम बनेगी तो सब कुछ सॉर्ट आउट रहेगा। उसने नूर को बाकी सब की तरफ भड़काते हुए कहा। ये देखकर बाकी सब एक साथ गुस्से में उसे घूरने लगे। मतलब अब वो नूर को अपने साइड करने के लिए उन सबको विलन बनाना चाहता है। पर नूर तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, इसलिए वो उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में सबको घूरते हुए कहती है, मुझे ना किसी के साथ कोई टीम नहीं बनानी जा रही है मैं। इतना कहकर वो अपना जोड़ा उठाते हुए वहां से जाने लगती है। वही ये देखकर जफर कहता है, अरे भाभी कहाँ जा रही हैं आप मुझे छोड़कर? नूर बिना पलटे चिल्लाते हुए, अपने मियाँ के पास, आप लोग मेरी पार्टनरशिप डिजर्व नहीं करते। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वही उसके जाते ही ज़ारून जफर की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, अबे साले बका रहा था भाभी को हमारी तरफ। ये देखकर जफर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस जोक सुना रहा था, सीरियस नहीं लेना। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि ज़ारून ने भी थोड़ी देर पहले यही लाइन सुनाई थी। इधर नूर जब दूसरी तरफ आती है तो खालिद वही कुछ लोगों से घिरा खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और ना
ही वो कुछ कह रहा था, वो तो बस खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। दरअसल ये सब आसपास के गांव के लोग थे जो उसे अपनी परेशानियां बता रहे थे, जिनमें वह उनकी मदद कर सकता था, और वो भी बड़े इत्मीनान से सब कुछ सुन रहा था। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी नूर पर जाती है, जो मुंह फुलाए खड़ी उसे देख रही थी। ये देखकर वो सबकी तरफ देखते हुए अपनी गहरी मगर शांत आवाजों में कहता है, आप सब लोग मंडे को ऑफिस आ जाए, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं, फिलहाल सलाम। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। वही उसकी बात सुनकर बाकी गांव वाले भी अब इत्मीनान में थे, उन्हें पता था कि खालिद उनकी मदद जरूर करेगा। इधर खालिद नूर के पास आता है तो वो मुंह बनाए खड़ी अपने दुपट्टे में अपनी उंगलियों को उलझे हुए न जाने क्या कर रही थी। उसे यूं देखकर खालिद उसके पास जाकर आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, क्या हुआ है, आप इस तरह मुंह बनाए क्यों बैठे हैं? नूर, कुछ नहीं, बस करो, मुझे कुछ नहीं बताता, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। उसने मासूमियत से शिकायत की, जिस पर खालिद प्यार से उसके बालों को चूमते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तो बताता हूं सब अपनी हूर को। उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर कुछ सोचकर वो तुरंत उससे दूर होकर उसे घूरते हुए कहती है, आप भी बहुत बुरे हैं, याद है एक वादा किया था आपने, लेकिन वो पूरा ही नहीं हुआ। इतना कहकर वो उससे भी नजरें फेर लेती है और ये देखकर खालिद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर अपने नज़दीक करता है और प्यार से कहता है, खालिद अहमद दुर्रानी अपने वादों से कभी नहीं पलटता, आपको सबसे पहले मैंने ही देखा था, बस आप मुझे नहीं देख पाई। उसकी बात सुनकर वो नासमझी में उसे देखती हैं तो खालिद उसके होठों पर अपने अंगूठे से हल्का सा सहलाते हुए कहता है, अब बाकी बातें कमरे में होंगी और आपकी नाराज़गी दूर भी, फिलहाल हमें हवेली वापस जाना, सब इंतजार कर रहे हैं वहाँ। उसकी बात सुनकर वो भी हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से मलिहा के पास चली जाती है। कुछ देर बाद विदाई होती है, जहां मलिहा बिल्कुल नहीं रोई, और रोती भी क्यों, उसके बाप ने तो ठीक से गले तक नहीं मिला था उसे, उनका तो बोझ उतरा था। वो खुश थे, और वो भी क्योंकि उसे पता था अब वो महसूस रहेंगी। सभी गाड़ियां वहां से हवेली के लिए निकल जाती है, जहां पहले ही सब इंतजार में थे। सबको अंदाजा था एक तूफान घर पर उनका इंतजार कर रहा होगा। अब भाई, जितनी ट्रेजेडी में निकाह हुआ था, कुछ धमाके तो बनते थे। CH-179 सलमान मलिहा घर आए रात के करीब 2:30 बजे। सारी गाड़ियां लाल हवेली के आगे आकर रुकती है। आसपास मौजूद गार्ड्स एक एक करके सारी गाड़ियों के दरवाजे खोलते हैं तो सब बाहर आते हैं, और आखिरी गाड़ी का दरवाजा खुलते ही सबसे पहले खालिद बाहर आता है और फिर नूर का हाथ पकड़कर उसे भी बड़े एहतराम से बाहर निकलता है। अब तक बाकी सब भी अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आ गए थे। मलिहा को भी सलमान ने बड़े ध्यान से उसका जोड़ा पकड़ते हुए कार से बाहर निकाला था, और अभी तक जहां वो शांत थी, अब उसका दिल बेचैन होने लगा था। निकाह तो हो गया, पर घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, ये खौफ का मंजर था उसके लिए। दुर्रानी खानदान कोई छोटा मोटा खानदान नहीं था, बहुत बड़ी शख्सियत थी उनकी, बहुत बड़ी हैसियत, और वह क्या थी, मामूली बशर। सलमान का और उसका कोई मेल नहीं था, ये बात वो शुरू से जानती थी, पर अब तो निकाह हो गया था, अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसका मुहाफिज, उसका खानदान, उसकी जात, सब कुछ अब सिर्फ सलमान से जुड़ा हुआ था। हालांकि उसके दिल में इस बात का सुकून भी था कि खालिद उनके साथ है, पर फिर भी वो नहीं चाहती थी कि इस घर के लोग उसे बुरा समझे। एक अपनापन सा महसूस हुआ था उसे पिछले दिनों यहाँ रहकर। वो नहीं चाहती थी कि एक कदम की वजह से वो लोग उसे गलत समझे। वही खालिद सबको यूं खड़ा देख सबकी झिझक समझते हुए एक गहरी सांस लेकर अपनी बुलंद आवाज में कहता है, डरने की बात नहीं है, घर में सबको पहले ही पता है और सब इंतजार भी कर रहे हैं, अंदर चलो, तमाशा खत्म हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं अपनी बीवी के साथ। इतना कहकर वो नूर का हाथ पकड़कर आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है। वही उसके पीछे पीछे ही बाकी सब भी हिम्मत करते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही सब हाल में पहुंचते हैं तो वहां सब मौजूद थे। बाबा साहेब अपनी उस बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए थे, अहमद जी अरशद जी हॉल में यहाँ वहाँ टहल रहे थे, फातिमा जी और जैनब जी भी वही उस बड़े से सोफे पर बैठे थे, और फारिस जी वो खामोशी से पिलर के पास खड़े थे। खालिद अंदर आते ही सबकी तरफ देखकर कहता है, क्या बात है, यहाँ तो सब पल के पिछाए बैठे हैं, कोई महफिल लगने वाली है। उसकी आवाज़ सुनकर सब उस तरफ देखते हैं तो दरवाजे पर ही सब खड़े थे, सबसे आगे खालिद और नूर, उसके पीछे बाकी सब। उन सबको देखते हुए बाबा साहेब अपनी जगह से उठकर गुस्से में खालिद को घूरते हुए कहते हैं, अरे अरे, आए आए बादशाह सलामत, आप ही का इंतजार था। उनकी बात सुनकर खालिद उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर कहता है, आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मेरा इंतजार करने वाली को साथ लेकर आया हूँ, आप बस अपनी नई बहू का स्वागत कीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा साहेब एक नज़र दरवाजे पर खड़े सलमान और मलिहा को देखते हैं। वही अहमद जी जो अभी तक चुप थे खालिद को देखते हुए कहते हैं, यह क्या हरकत है खालिद, तुम इन दोनों का निकाह ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है, अपने हिसाब से फैसला लेना छोड़ दो, पर तुम्हें मेरी बात कभी समझ ही नहीं आती है। खालिद सख्ती से उन्हें देखते हुए, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, और मेरा भाई मलिहा से मोहब्बत करता है तो निकाह तो होना ही था। बाबा साहिब, तो हमें निकाह से कोई मसला है भी नहीं, मलिहा अच्छी लड़की है, हमें सलमान के लिए पसंद भी है, पर एक तौर तरीका होता है चीज़ों को करने का, इस तरह अचानक से बीवी लेकर सिर पर नहीं बिठाना होता। पर नहीं, बाकियों को क्या कहना, जब तुम सबसे बड़े होकर खुद ये हरकतें कर चुके हो तो बाकी सब तो तुमसे ही सीखेंगे। पर तुम्हें अंदाज़ा भी है, रातों रात हम कहाँ से सबको बताएंगे कि हमारी छोटी बहू भी आ गई है। उनकी बात सुनकर मलिहा जो अभी तक डरते हुए खड़ी थी वो नज़र उठाकर बाबा साहिब को देखती है। उसकी आंखों में अब सुकून था कि कम से कम बाबा साहिब उनके निकाह के खिलाफ तो नहीं है, बस उन हालातों के खिलाफ थे जिनमें निकाह हुआ था। खालिद, कह दीजिएगा, लड़का भगाकर ले आया रातों रात। उसकी बात सुनकर अहमद जी चिढ़ते हुए सलमान को देखकर कहते हैं, ये भगाकर लेकर आएगा जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कबूल कर सके कि किसी से मोहब्बत करता है। उनकी बात सुनकर सलमान खामोशी से सिर झुका लेता है।
इस गंभीर माहौल को देखकर नूर जो अभी तक खामोश थी बेहद शांति से कहती है, बाबा साहेब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपके हाथ से नहीं निकला। सलमान और मल्लिका एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो इससे अच्छा और क्या होगा कि उनकी मोहब्बत को निकाह की मंजिल मिल गई। और रही बात लोग क्या कहेंगे, तो फिक्र ना करें, लोग जो भी कहेंगे आपके हक में ही कहेंगे। इतना कहकर वो एक सांस लेती है, फिर आगे कहती है, मलिहा का निकाह जिससे होने वाला था वो आखिरी वक्त पर पहुंचा ही नहीं, तो लोगों को तो यही लगेगा कि सलमान भाई ने मलिहा की इज्जत बचाने के लिए निकाह किया है। इलेक्शन नज़दीक है, लाइमलाइट में आने का एक बेहतरीन मौका है यह, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। यह निकाह इसी वक्त पर होना था क्योंकि अल्लाह ने शायद यह निकाह इसी वक्त इसी तरह होना लिखा था। अब आप इस तरह परेशान होकर अपनी तबीयत नासाज ना कीजिए। उसने बेहद नरमी से कही, पर उसकी बात सुनकर बाबा साहिब और बाकी सब अपने आप शांत हो गए क्योंकि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। अरशद जी, बिल्कुल ठीक कहा नूर ने, कहीं ना कहीं इन सब में हमारा ही फायदा था। और फिर अगर सलमान मलिहा को पसंद करता ही था तो इनका निकाह एक दिन तो होना ही था। अगर इस तरह हो भी गया तो क्या मसला है, मलिहा बहुत बेहतरीन लड़की है और फिर नूर के साथ एक अरसा गुजारा है उसने। अगर नूर को यह निकाह ठीक लगता है तो फिर हम सबको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। उनकी बात सुनकर खालिद भी गुरूर से कहता है, मेरी बीवी हमेशा सही ही कहती है चाचा जान, वो बात अलग है, कुछ लोगों को समझ एक से बात आती है, अब क्या करे, उम्र भी तो हो गई है। उसने यह बात बाबा साहिब और अहमद जी को देखते हुए कही थी। वही उसकी बात सुनकर बाबा साहिब और अहमद जी घूरकर उसे देखते हैं और अहमद जी चिढ़ते हुए कहते हैं, हाँ हमारी बहू तो ठीक ही कहती हैं, बस बेटा भी जरा चीज़ें ठीक कहने लगे तो शुक्राने की नमाज पढ़ ले हम। उन्होंने भी जैसे खालिद की ही जबान में जवाब दिया था। वही यह सब देखते हुए फातिमा जी कहती हैं, बाबा साहिब वैसे ही बहुत रात हो गई है, बच्चे भी थक गए होंगे, मुझे लगता है अब हमें अपने कमरों में जाकर आराम करना चाहिए। और फिर मलिहा भी काफ़ी थकी हुई लग रही है, बाकी सब चीज़ें सुबह कर ले तो कोई मसला तो नहीं। बाबा साहिब, बिल्कुल फातिमा बहू सही कहा आपने, मलिहा को भी सलमान के कमरे तक छोड़ दीजिए और बाकी सब भी अपने कमरे में जाए, बाकी बातें सुबह होगी। उनकी बात सुनकर सब हाँ में सिर हिलाते हैं और खालिद हंसते हुए कहता है, चलो अकल तो आई किसी को। फिर नूर की तरफ देखकर, चलिए बेगम अब हम भी कमरे में चलते हैं, आज के लिए काफ़ी ड्रामा हो चुका है, अब बाकी का ड्रामा कमरे में होगा। इतना कहकर वो नूर का हाथ मजबूती से पकड़ता है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। इस बीच नूर के गाल सुर्ख हो गए थे पर वो चुपचाप उसके साथ ही चली गई और फातिमा जी जैनब जी भी मलिहा को सलमान के कमरे में ले गए। एक सुकून आज सबके चेहरे पर था, जैसे एक तूफान आकर गुजरा हो। अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, पर कब तक नॉर्मल रहेगा ये तो अल्लाह जाने। CH-180 अनलॉक कर दीजिए। मलिहा सलमान के कमरे में पहली बार आई थी। वो बड़े से राउंड बेड पर बैठी आसपास देख रही थी। कमरा बड़ा था और सिंपल फर्नीचर से सजा हुआ था। वहाँ का माहौल सलमान की पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करता था। एक बड़ी सी खिड़की सफ़ेद पर्दों से ढकी हुई थी। कमरे में कई शोपीस थे और अलग अलग तरह की यूनिक एंटीक पेंटिंग्स थी। एक दीवार पूरी तरह किताबों की रैक से भरी पड़ी थी। वहाँ साइड में लगा वो बड़ा सा सोफा, कॉफी टेबल, इंडोर प्लांट्स और भी काफ़ी कुछ था उस कमरे में। वहाँ एक बेहद लग्जूरियस इंटीरियर के साथ साथ बेहद सिंपलिसिटी थी। सलमान भी ऐसा ही था, सिंपल पर रौबदार। मलिहा बेड पर बैठी घबराहट में अपने जोड़े को बार बार कसकर पकड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, माथे पर कुछ पसीने की बूंदें मौजूद थीं, बदन हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी शादी आमतौर पर नहीं हुई थी, बल्कि एक अजीब ही तरह से हुई थी। पिछले 24 घंटे में किस तरह उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। सलमान का कॉन्फेशन, अपनी मोहब्बत का रियलाइजेशन, किसी और से जबरदस्ती निकाह होना, और फिर आखिरी वक्त पर खुदा ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसका निकाह सलमान से हो गया। वो खुश थी, सुकून में थी, पर खौफ भी था। कभी कभी जिंदगी में हमें हमारी मांगी हुई मुरादें उस मोड़ पर आकर मिलती हैं जब हमें कोई उम्मीद रहती ही नहीं है। पर कहते हैं ना, जो होता है अपने सही वक्त पर मिलता है। कुछ चीज़ों का वक्त हम तय नहीं कर सकते। हमारी किस्मत, हमारा नसीब, सब कुछ लिखा जा चुका है। जिनका मिलना नसीब में है उन्हें मिलना ही है, उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मलिहा और सलमान का मिलना भी लिखा था और आज वो मिल गए थे। वो अभी बेड पर बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। उसे पता था ये कौन था। सलमान की आहट महसूस कर कर वो अपना सिर और झुका लेती है और उसकी पकड़ अपने शरारे पर कुछ जरा कसती है। वहीं सलमान कमरे का दरवाजा बंद कर कर खुद बेड की तरफ कदम बढ़ाता है और बेड के पास उसके करीब ही पर कुछ दूरी बनाते हुए बैठकर हल्का सा खराशता है। उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। वो भी उतना ही घबराया हुआ था जितना कि मलिहा घबराई थी। दुर्रानी खानदान के चारों बेटों की शख्सियत बड़ी अजीब थी। जहां खालिद किसी बादशाह की तरह सारी सल्तनत पलटने का दम रखता था, तो वही जफर बेहद ज़हीन और समझदार था। उसे पता था लोगों से काम कैसे निकलवाना है और चीज़ों को अंजाम कैसे देना है। वही जारून की बात करें तो वो बेहद अनापसंद मगर गुस्सैल और गंभीर मिजाज का शख्स था। और आखिर में आता है सलमान, बेहद शांत समझदार, जिसे गुस्सा तो शायद कभी आता ही नहीं है, पर उतना ही कमज़ोर शायद ऐसा नहीं था कि उसमें हिम्मत नहीं थी, बस वो सोचता ज़रा ज़्यादा था। करीब 15 मिनट तक कमरे में यूं ही खामोशी रहती है। तभी मलिहा की नज़र वहीं बैठे सलमान के पास रखे फ़ोन पर जाती है और उसके दिमाग में कुछ आता है। वो आहिस्ता से सलमान का फ़ोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए ही नज़रें उठाकर उसे देखते हुए ज़रा संजीदगी से कहती है, अब तो मुझे अनब्लॉक कर दीजिए, अब तो बीवी बन गई हूँ आपकी। अच्छा थोड़ी ना लगता है बीवी होकर अपने ही शौहर से ब्लॉक रहना। मेरी इज्जत पे बात आ गई है, अब किसी को पता चल गया तो कितना मजाक बनेगा मेरा, कि मेरे खुद के शौहर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। उसने बेहद संजीदगी से बात कही थी। वहीं उसकी बात सुनकर सलमान, जो खुद अभी तक घबराया हुआ था, अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसे खोलते हुए कहता है, फ़ोन पे क्या? अब तो ज़िंदगी पर भी आपका ही हक है। मैसेज मलिहा सलमान दुर्रानी।
सलमान कुछ सेकंड तक फोन में कुछ बटन दबाने के बाद वापस फोन साइड में रखता है और मलिहा की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे पता है कि जो सब ये हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ ऐसे हो। मैं तो पूरे हक से आपको अपनी बीवी बनाना चाहता था, पर किस्मत को शायद ये सब कुछ इस तरह मंजूर था। सच कहूं तो आपको इस तरह अपने कमरे में अपने बेड पर अपनी बीवी बने देखना एक ख्वाब जैसा है, एक वो ख्वाब जो मैं हर रात देखता था, पर कहीं ना कहीं लगता नहीं था कि ये ख्वाब पूरा होगा नहीं। लेकिन देखिए ऊपर वाले की कुदरत कितनी बड़ी है, आज ख्वाब की तामीर हो चुकी है और आप ख्वाब से निकलकर हकीकत में मेरे सामने मौजूद हैं। मेरी बनकर बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ये कहते हुए वो अपने कुर्ते के पॉकेट में से एक ब्लू कलर का वेलवेट बॉक्स निकालता है और उसे खोलता है तो उसमें एक बहुत खूबसूरत अंगूठी थी। मलिहा की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ती है तो उसकी आंखें भी कुछ पल को जैसे चौंधिया जाती हैं। उसमें कोई बहुत हीरे नहीं लगे थे, ना वो कोई बहुत भारी थी, बेहद सिंपल सी अंगूठी थी पर बहुत खूबसूरत थी। सलमान उस अंगूठी को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, जिस दिन एहसास हुआ था कि आपसे मोहब्बत है उसी दिन ये अंगूठी खरीदी थी मैंने। बड़ी ख्वाहिश थी कि यह अंगूठी आपको पहनाते हुए अपने इश्क का इजहार करूं, पर वो दिन कभी आ ही नहीं पाया और जब इजहार किया भी तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगा नहीं था कि ये अंगूठी कभी आपको पहना पाऊंगा, पर देखिए आज ये अंगूठी मैं खुद आपको आपकी मुंह दिखाई में दे रहा हूं। आज लग रहा है कि जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैंने अपने रब से कभी आपके सिवा कुछ नहीं मांगा और आप मुझे मिल चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि यह हकीकत ही नहीं है, कोई ख्वाब है। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थीं। मलिहा जो खुद भी बड़े इत्मीनान से उसे जिंद रही थी, उसकी भी आंखें कुछ नम हुई थीं, पर एक चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। वो सुकून में थी कि जिस मर्द को उसके रब ने उसे सौंपा है वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। सलमान को ये इमोशनल होता देख वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब पहना भी दीजिए। क्यों अंगूठी को इतना इंतजार करा रहे हैं? पहले ही बहुत इंतजार कर चुकी है। वो कम से कम अब तो पहना दीजिए, वरना ऐसा तो नहीं है बस मेरे सामने डायलॉग मार रहे हैं और यह किसी और के लिए खरीद रखी थी। उसकी बात सुनकर सलमान हल्का सा हंसता है और वो अंगूठी उस बॉक्स से निकालकर उसकी उंगलियों में पहनाते हुए कहता है, आज इसे भी इसकी मंजिल मिल चुकी है। उसकी बात सुनकर मलिहा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो प्यार से उस अंगूठी को देखते हुए कहती है, बहुत खूबसूरत है सलमान। सलमान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आपसे ज्यादा नहीं। आपको पता है जब मैंने पहली बार आपको देखा था और आप इस तरह भागती हुई आ रही थी, उस काले रंग के शॉल में घबराया हुआ चेहरा, माथे पर जुल्फें, कांपता सा बदन, आंखों में खौफ, वो चेहरा जैसे मेरे जहन में बस चुका था। एक वक्त तक तो समझ ही नहीं आया कि क्यों आपकी तरफ खींचता चला जा रहा हूं, पर फिर जब आपसे दोबारा मुलाकात हुई और उस बेचैनी को सुकून मिला तो समझ आया कि पहली नज़र में भी मोहब्बत हुआ करती है और मुझे उसी मोहब्बत ने शिकार किया था और मुझे गुरूर है इस बात का कि मैं शिकार हुआ था। आपके इश्क ने मुझे इस कदर कैद किया था कि रिहाई नहीं मिल पाई और अब तो ये कैद ही अपनी सी लगने लगी है। उसने बेहद नरमी से कहा था, पर उसकी आंखों से आंसू होते हुए उसके कालों तक जरूर पहुंच गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे भी मोहब्बत कर सकता है। अपनी सारी जिंदगी वो सिर्फ अनजान ही तो बनती आई थी। ना बाप ने कभी उसे अपनी औलाद माना, ना भाइयों ने कभी लाड किया और फिर माँ तो जन्म देती मर चुकी थी। ना कभी अपने घर में इज्जत मिली और ना कभी किसी ने परवाह की। जो थोड़ा बहुत खुशियों से मिलती थी वो नूर से थी, पर आज उसके पास भी कोई है जो उससे इस कदर मोहब्बत करता है। पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कुछ सोचते हुए पूछते हैं, आपसे एक सवाल करूं सलमान? उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से उसके हाथ को चूमते हुए सलमान कहता है, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है बीवी, आपका हक है मुझ पर, कुछ भी पूछ सकती हैं आप। उसकी मंजूरी मिलते ही मलिहा उसके आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहती है, अगर आज मेरा निकाह किसी और से हो जाता तो क्या करते आप? सलमान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो उसी पर सलमान भी खत्म हो जाता। शरीर तो रहता, पर रूह आपके निकाह नाम पर दस्तखत करते ही खत्म हो जाती। एक तरफा मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजारना आसान तो लगता है, पर यह मुमकिन नहीं होता। सिर्फ शरीर जिंदा रह जाता है, रूह तो खत्म हो जाती है। ना कुछ महसूस होता है, ना कुछ समझ आता है, ना कुछ अच्छा लगता है और ना कुछ बुरा लगता है। मोहब्बत की अगर इंसान को दोबारा जिंदगी देने की ताकत रखती है तो एक अच्छे खासे इंसान को जिंदा लाश बनाने की भी रखती है। कहते कहते उसके आवाज में एक विचार की थी जिसे मलिहा महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वही मलिहा, वो तो बस खामोशी से आंसू बहाए जा रही थी। सलमान की नज़र जब उस पर पड़ती है तो उसे ये इमोशनल होता देख हल्का सा हंसता हुआ कहता है, आप भी कैसी बातें लेके बैठ गई हैं? एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाए और अम्मी ने आपके लिए कुछ कपड़े बाथरूम में रखे हैं, उन्हें पहन लीजिए। आज का दिन काफ़ी थकाने वाला था आपके लिए, थोड़ा आराम कीजिए। मैं समझता हूँ इस रिश्ते में आपको वक्त की ज़रूरत है और वो वक्त मैं आपको देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बेड से उठने लगता है कि तभी मलिहा उसका हाथ अचानक से पकड़ लेती है। ये देखकर सलमान उसकी तरफ देखता है तो वो उसे देखते हुए कहती है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे वक्त नहीं चाहिए तो मैं अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से खुद को आपको सौंपना चाहती हूँ। आपने बहुत इंतजार कर लिया, अब हमारे बीच कभी कोई इंतजार नहीं होगा। उसने खचल गालों के साथ कहा जिस पर सलमान के जैसे पैर जम गए थे। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल।